20th सेंचुरी किड में और 21st सेंचुरी के किड में क्या डिफरेंस है सर? तो उस जमाने में स्ट्रगल बहुत था, चैलेंजेस बहुत थे, तो जिनको भी पढ़ने मिलता था उसको उसकी अहमियत होती थी। तेरे क्लास का बच्चा है, तेरा दोस्त है, उसको इतने मार्क्स लेकिन तुझे कम क्यों? 20th सेंचुरी वाला और 21st सेंचुरी वाला, उस गैप को पेरेंट्स ने कैसे फिल करना चाहिए? हमारे पेरेंट्स ने जैसा ट्रीट किया, हम हमारे बच्चों को वैसा ट्रीट नहीं कर सकते। पेरेंट को आप क्या सिखाते हो जिससे उनकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है और क्या होता है? सबसे पहली बात तो ना, पेरेंट को ये समझ ही नहीं रहती। तो आपने अपने बच्चों को कैसा ट्रीट किया, आपके पेरेंट ने आपको कैसे ट्रीट किया था, बस तो एक नॉलेज होता है, उस हिसाब से लोग, पेरेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं है कि बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम में इतनी क्वालिटी नहीं है कि हम हमारे बच्चे को आइडेंटिफाई करें कि इसमें क्या क्वालिटीज़ है, तो वो पेरेंट आपके पास में आते हैं और मेरा बेटा आगे जाके क्या कर सकता है इसके बारे में हमें गाइडेंस दो। आज की तारीख में तो साइंटिफिक मेथड्स हैं, साइकोमेट्रिक एनालिसिस है, जिसमें बच्चे की एप्टीट्यूड्स के बारे में सब मालूम पड़ता है। इकिगाई करके एक बुक है, तो मैं बच्चों को एक ही चीज़ पूछता हूँ, कौन सी वो लेक्चर था जिसका आधा घंटे का 1 घंटे का पीरियड कब खत्म हुआ तुमको पता ही नहीं चला। अभी ऐसा सिचुएशन है कि शाम के टाइम पे अगर बच्चों को अकेले भेजना है तो नहीं पापा, ट्यूशन भी भेजना है तो डर लगता है कि नहीं। वो हुआ ही है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ज़माने में बगैर कैमरा की सब चीज़ चल जाता था, अभी स्कूल्स में सब जगह पे कैमरा लग गया। वो इवेंचुअली बोलते ना, कलयुग जो है अपने एकदम चरम सीमा पे पहुंच रहा है। ये ऐसी मिस्टेक जो पेरेंट्स ने सचमुच अवॉइड करनी चाहिए। बच्चे कभी कभी घर पे आके बोलते हैं कि पापा मेरी गर्लफ्रेंड है, मम्मा मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? कई बार बच्चे स्ट्रेंजर के साथ में सारी अपनी मन की बात करते हैं, लेकिन मॉम डैड के साथ में कभी शेयर नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? ट्वेंटियथ सेंचुरी किड में और 21st सेंचुरी के किड में क्या डिफरेंस है सर? जैसे कि हम सब 20th सेंचुरी के और हमारे बच्चे जो है 21st सेंचुरी के, 79-80 बॉर्न। ऐसा मैं मस्ती मजाक में भी बोलता हूँ कि हमने किशोर कुमार को सुना है और हमारे बच्चे हैं कुणाल गांजा वालों को सुनते हैं। हमने वॉकमैन में गाना सुना है और आजकल के बच्चे आईपॉड आईपैड में सुनते हैं। तो सबसे बड़ा फ़र्क अगर आप जानना चाहते हो तो उस ज़माने में स्ट्रगल बहुत था, चैलेंजेस बहुत थे, तो जिसको पढ़ने नहीं मिलता था, बहुत सारे बच्चों को पढ़ने नहीं मिलता था, तो जिनको भी पढ़ने मिलता था उसको उसकी अहमियत होती थी, स्कैरसिटी होता था ना, एवरीवन वाज नॉट गेटिंग अ चांस टू स्टडी। यस वेरी ट्रू। हाँ, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। सो जिनको भी पढ़ने मिलता था तो उनको अहमियत होती थी, और आज 21st सेंचुरी में हर बच्चा को पढ़ने मिलता है। हाँ, एजुकेशन एकदम आसान हो चुका है, जिसकी वजह से ना उसकी अहमियत थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर आप ओवरऑल देख लेना, चेक कर लेना, लड़का लड़की, घर में अगर लड़का है लड़कियां हैं, कौन अच्छा पढ़ रहे हैं आज की तारीख में? लड़कियां पढ़ रही है सबसे ज़्यादा। मैं कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ। मैं एक बार एक बहुत बड़े अवार्ड सेरेमनी में गया था, आई वॉज द चीफ गेस्ट। तो मुझे पारितोषिक देना था, अवार्ड देना था। लगभग 250 में से सिर्फ 50 लड़के थे, 200 लड़कियाँ थी। पहले तो मैं लड़के गिन रहा था, बाद में बोला छोड़ो जाने दो, अभी लड़कियाँ ही गिनता हूँ। सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि लड़कियों को एक ज़माने में पढ़ने नहीं मिलता था। हाँ। आज पढ़ने मिल रहा है। तो जब पढ़ने मिल रहा है तो उसको उनकी अहमियत मालूम है। लड़के तो क्या, आंखों का नूर, घर का चिराग, माँ का लाडला। तो ये फ़र्क पड़ता है जब व्हेन यू गेट थिंग्स वेरी इजीली, वी डोंट हैव वैल्यू फॉर दैट। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क बच्चों के पढ़ाई में। और सब हर एक जगह पे कोई भी पेरेंट या बच्चे को या किसी को पूछो, कोचिंग क्लास ओनर, टीचर को, आजकल के बच्चे यार पढ़ते ही नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा उसका रीज़न है। 20वीं और 21वीं शताब्दी में स्कैरसिटी का प्रॉब्लम था। आज जब आसानी से मिलता है तो फिर उसकी वैल्यू नहीं है। हाँ। दूसरा सबसे बड़ा मैं देखता हूँ, उस जमाने में ताकत पेरेंट्स के हाथ में थी। ताकत पेरेंट्स के हाथ में थी। और अभी ताकत किसके हाथ में? बच्चे के हाथ में। बच्चे के हाथ में। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। हाँ। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी मुझे कि बैठ के पढ़ वरना तुझे मैं घर से निकाल दूंगी। हाँ, राइट। तो मैं बोला बाप रे, घर से निकाल देंगे? तो मैं बैठ के पढ़ता था। आज तुम बोलो बैठ के पढ़ वरना तुझे मैं घर से निकाल दूंगी, तो भागने के लिए बैठे। विक्रम और बेताल ना, बोला और निकल गया। मेरी मम्मी बोलती थी बैठ के पढ़ वरना तुझे मैं खाना नहीं दूंगी। बोलो बाप रे, खाना नहीं मिलेगा? आज तुम नारो डायलॉग अपने बच्चों को, बैठ के पढ़ वरना तुझे मैं खाना नहीं दूंगी। आपके खाने में एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं है उसको बाहर का खाने का। सो ये सबसे ताकत कब एक पेरेंट के हाथ से निकलकर बच्चों के हाथ में चले गए पता भी नहीं चला। और आज बच्चा दौड़ा देता है। पेरेंट का एक ही डायलॉग है, क्या करूँ सर, सुनता ही नहीं है। कहीं पर भी पूछो एक ही डायलॉग है, सुनता ही नहीं।
ये सबसे बड़ा चैलेंज। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क ये ना ट्रांजिशन हुआ है। और एक मैं बहुत ही साइंटिफिकली इसके अंदर बात करता हूँ, उस ज़माने के खेल क्या थे? बच्चे पतंग उड़ाते थे, भौरा खेलते थे, गोटी खेलते थे। पतंग उड़ाना मतलब आसमान में पतंग को देखना, मतलब दूर से कंसंट्रेशन, हाँ हाँ, ऊपर से ढील नीचे से आड़ा, तो ज्योमेट्री हो गया। हवा के रुख में हवा के खिलाफ फिजिक्स हो गया। तो बच्चा अगर 1-1.5 घंटा पतंग उड़ाता है और उसके बाद घर पे बैठकर पढ़ता है तो उसका अवेयरनेस स्टेट मेंटली फिजिकली बहुत पावरफुल होता है, ब्रेन का पोजीशन। ये कभी थॉट दिया ही नहीं है मैंने। हाँ, मैं बचपन मकर में संक्रांति का टाइम आया, पतंग दिख रही मार्केट में, पतंग उड़ाओ, इतना ही पता बस होता बस था। बस पतंग एक Otherwise- सीजन होता था। हाँ। सीजन बारिश होता था। बारिश खत्म तो 3 महीना पतंग का सीजन होता था। वे अभी समझो बच्चा भौरा खेल रहा है, हाँ, तो हाथ जाली में भौरा लेना मतलब उसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ओके। मोमेंटम से इतना एक्यूरेसी के साथ हाथ में अगर वो आता हाँ, है हाँ, हाँ। तो उसका कितना हैंड आई कोऑर्डिनेशन कितना पावरफुल होता है। दूर खड़े रह के गोटी खेलना, लाइन टप खेलते थे या कोईबा डबल खेलते थे उस जमाने में, तो निशाना साधना, तो ब्रेन फोकस्ड होता था, तो बहुत पावरफुल ब्रेन डेवलप होता था उस जमाने में। कैरम खेलना, चेस खेलना, हम लोग तो नया व्यापारी खेलते थे उस हाँ जमाने हाँ, व्यापार, हाँ। में, तो उसमें वार्डन व्यापार तो रोड भी खेला। बचपन में हम सब ने खेला है। तो एंगेजमेंट ब्रेन का डेवलपमेंट होता था। लेकिन आज जब 21वीं शताब्दी में बच्चों को देखते हैं तो बेचारा मोबाइल फोन के साथ आजकल लूडो भी तो मोबाइल में आ गया। हाँ, सब चीज़ उसी के अंदर है। अरे स्नेक्स एंड लैडर्स भी मोबाइल के में आ अंदर। गया सर। तो अभी मैं हमेशा एक पैरेंट है ना, मस्ती मजाक में बोलता हूँ कि एक पैरेंट घर पे बच्चा है ना, घर पे बैठ के मोबाइल फोन में वीडियो गेम खेलता रहता है, तो माँ बोलती है बाहर जाके खेल, तो वो तो बाहर जाके वीडियो गेम खेलता है। तो वो बेचारा, मतलब ये सबसे बड़ा फर्क पड़ गया। नहीं ये सही है। बट सर मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको। ये सर ने ना मेरे को मेरा बचपन याद दिला दिया। ये जो 2 मिनट का सर आपने बताया ना, पतंग उड़ाना, गोटी खेलना, भौरा खेलना, ये सारा मैंने किया है सर। ये सारी एक्टिविटीज मैंने मेरे बचपन में की है। लड़कियों की एक्टिविटीज अब तक आई नहीं है, तो इसके लिए इसकी रिएक्शन अब तक उसमें आई नहीं। नहीं, ये सारे गेम मैंने भी खेले Skipping, मेरे हाँ, भाइयों के साथ में। सब खेलते थे। ये स्किपिंग सारा होता खेला था, है गिल्ली मैंने। डंडा हाँ, होता था। और हर मतलब गेम का सीजन सीजन होता था होता उस था, हर टाइम पर चीज़ का कि सीजन। विंटर आया तो ये है, बारिश के सीजन में ये खेलना है, समर के सीजन में हमें यही चीजें खेलनी। सीजन होता था, पता नहीं कैसे, लेकिन हो जाता था वो। ये सब बोलते ना, मैं एक फ्रेंड के साथ एक प्रोग्राम लेने वाला था, रिलीव योर चाइल्डहुड। रिलीव योर चाइल्डहुड। हाँ, रिलीव मतलब एक बड़ा सा ग्राउंड लेना है, सभी पेरेंट्स और बच्चों को बुलाना है और वहाँ पर ये सब खेल खेल कराओ सर, कराओ। हम हमारे बच्चों को पहले लेके आएंगे सर। बिकॉज आई वॉज कमिंग टू दैट पॉइंट, अगेन थोड़ा इंटरप्शन आ गया सर। पतंग मैंने उड़ाई, भौरा मैंने खेला, गोटी मैंने खेली, कैरम मैंने खेला, गिल्ली व्यापार तो डंडा। खेला ही खेला। घर के अंदर है ना, वो रस्सी में बॉल लगा के, सॉक्स में लगा के क्रिकेट खेला। लेकिन सर मेरे बेटे ने इसमें से कुछ भी नहीं खेला। ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस जो हम देखते हैं ना 20वीं और 21वीं शताब्दी। उसको सर पतंग उड़ाना, मकर संक्रांति पता ही नहीं, मकर संक्रांति दिन मोबाइल लेके बैठ जाएगा। अगर उसको कहेंगे क्रिकेट खेलने के लिए, चला मोबाइल क्रिकेट पे खेल रहा हूँ, मतलब PS5 पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ये दुर्भाग्य है सर हमारा, सच को। बिकॉज ना ओवर प्रोटेक्टिव हो गए सर, हम दोनों भी खुद ओवर प्रोटेक्टिव हो गए सर। हमें ऐसा लगता है ना कि बच्चे को अगर बाहर भेजेंगे तो यार कुछ हो जाएगा। एक डर है ना, कांस्टेंट है माइंड में। पर लेकिन हमारे माँ बाप को डर था नहीं। दिन रात शाम को, रात को 10-10 बजे तक बाहर खेलते थे, लेकिन कोई नहीं डर, कोई बोलता नहीं था कि नहीं शाम हो गई तुम लोग घर पर आ जाओ। अभी ऐसा सिचुएशन है कि शाम के टाइम पे अगर बच्चों को अकेले भेजना है तो नहीं पापा, ट्यूशन में भेजना है तो डर लगता है कि नहीं। हाँ, वो हुआ ही है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक ज़माने में बगैर कैमरा के सब चीज़ चल जाता था। अभी स्कूल्स में सब जगह पे कैमरा लग गया। वो इवेंचुअली बोलते हैं ना, कलयुग जो है अपने एकदम चरम सीमा पे पहुंच रहा है, तो ट्रस्ट वगैरह सब फैक्टर्स बहुत कम हो रहे हैं ना। हम एक ज़माने में हम कैंप्स जाते थे 10 दिन के लिए। कैंप्स NSS जो कॉलेजेस में NSS के कैंप्स होते थे, मुझे आज भी याद है कि 23 दिसंबर को हम लोग माँ बाप का पैर छूते थे, बैग लेते थे और डायरेक्ट 1 जनवरी को घर पे आते थे। तो अभी ये 10-11 दिन नो मोबाइल फोन्स, कुछ नहीं ना, कोई कनेक्टिविटी नहीं। मतलब पेरेंट्स को भी मालूम था कि ये 11 दिन तक उधर पे सेफ रहेगा और उनको भी मालूम था कि कुछ गड़बड़ नहीं वाला, और हमको भी। और हम बराबर बोलते थे कि 1 जनवरी को 4 बजे के पहले हम घर पे पहुंच जाएंगे। सो देयर इज नो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग दोज 11 डेज। यस सर। लेकिन हम 4 बजे के पहले घर पे पहुंचते थे। उनको हमारे पे ट्रस्ट था, हमको उन पे ट्रस्ट था। एग्जैक्टली। समथिंग वाज ग्रेट दैट टाइम, बिकॉज नो कम्युनिकेशन नहीं होने के बावजूद भी इंटरनल बोलते ना, एक मन का कम्युनिकेशन। बच्चे पेरेंट्स को धोखा भी नहीं देते थे,
झूठ बोलकर, अभी तो क्या मोबाइल फ़ोन है, घर में पैंट पहनता रहता है और बोलता है कि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। मतलब मोबाइल है ना तो हम वादा तोड़ देते हैं। जबकि मोबाइल, अगर समझो मैंने तुमको सुबह को 5 बजे अंधेरी स्टेशन बुलाया है, हाँ, एंड देयर इज़ नो मोबाइल फोन्स, हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं, यू विल सी टू इट दैट कि आप किसी भी हालत में 5 बजे पहुँचे, क्योंकि मैं बताऊंगा कैसा मैं लेट हो रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप जल्दी उठोगे 3 बजे। अभी तो है ना मोबाइल फोन, तो 5 मिनट पहले बोल दे, अरे यार मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा ये एक है, है। कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो गैप है 20th सेंचुरी वाला और 21st सेंचुरी वाला, उस गैप को पेरेंट्स ने कैसे फिल करना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात तो मैं एक प्रोग्राम ही लेता हूँ जिसका नाम है कोशिश। हाँ, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ए 21st सेंचुरी चाइल्ड। परवरिश तो बात की बात है, पहले तो इनको समझो, इनके अपब्रिंगिंग में और हमारे अपब्रिंगिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ सर। हमारा जो हमको हमारे पेरेंट्स ने जैसा ट्रीट किया, हम हमारे बच्चों को वैसा ट्रीट नहीं कर सकते। मुझे आज भी याद है, हमारे टाइम पे हर चीज़ के लिए डांटना, मारना, चिल्लाना, पीटना होता था। हमारे स्कूल में तो केन वगैरह इस्तेमाल होता था और हर जगह पे होता था सर। बोलता ना, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, ऐसा एक स्टेटमेंट होता था। स्पेयर द रॉड, रॉड का मतलब स्टिक होता है, एंड स्पॉइल द चाइल्ड ऐसा होता था। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उस ज़माने में ये ठीक था, लेकिन वो चल जाता था। क्योंकि देर वाज, बच्चे भी ऐसे सरेंडर्ड होते थे, नहीं यार माँ बाप मार रहे मतलब मेरी भलाई के लिए था, ये सब एक सोच था। लेकिन अभी बच्चों का एक्सपोजर बहुत बढ़ चुका है, इमोशनल बम्बार्डमेंट अक्रॉस दी सोशल मीडिया होता है। बच्चों को इमोशनल बम्बार्डमेंट, अनफिल्टर्ड, कोई फिल्टर विल्टर तो है नहीं, तो पूरा जो इमोशनल बम्बार्डमेंट जब बच्चे के साथ होता है तो ज़्यादा ही वो इमोशनली एक्सपोज्ड हो गया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कितने जगह पे हुआ भी है कि बच्चे को अगर डांटो या मारो तो रिटर्न में माँ बाप को मारा हुआ है। सर हुआ है ऐसे बहुत सारे जगह पे। तो बच्चे लोग का जो एटमॉस्फेयर आज की तारीख में वो बदल चुका है। तो हमको एज अ पेरेंट हमारे तरीके, बोलने के तरीके, बातचीत करने के तरीके सब बदलना पड़े। बच्चों को नहीं बदलना है। बच्चे तो आप लोग के परमिशन के बगैर बदल चुके हैं। दे हैव चेंज्ड, दे हैव टोटली चेंज्ड। मतलब वो तो वहीं से आ गया है डायरेक्टली, हमको चेंज होना। सो पेरेंट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड कि हमारे तौर तरीके अभी नहीं चलेंगे। मैं भी 2010 तक लगभग जब कोचिंग क्लासेस चलाता था तो मैं भी मारता था, पीटता था, डांटता, क्योंकि हमको यही सिखाया गया था। हमें यही सिखाया गया था। लठ थेरेपी बोलते थे। वो थेरेपी अच्छी थी, लठ से मारते थे तो ठीक हो जाता था। वो स्टिक आती थी ब्राउन कलर की बड़ी वाली, ऐसे हम लोग तो ऐसे ही, मैं तो थे। ऐसा ही डायलॉग मारता था, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, प्रजेश सर जब केन उठावे। तो बच्चे लोग ऐसा। लेकिन मुझे 2010 के बाद ऐसा समझने लगा कि बच्चे बहुत इमोशनली चार्ज्ड अप होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, और मारने की वजह से लोग और, मतलब हमारा इंटेंशन मारना क्या था वो सुधरे, लेकिन एग्जैक्टली ऑपोजिट होता। फिर मैंने ग्राफोलॉजी करके एक साइंस सीखा, उसके अंदर हैंडराइटिंग से बच्चों की पर्सनालिटी मालूम पड़ती है। तो उसमें एक पैरामीटर है जिसको डी कहते हैं। डी में ऐसा एक लूप आता है बड़ा सा, ऐसा जब डी बनाते हैं तो ऊपर से एक लूप बना के नीचे। तो जिनके भी बड़े बड़े लूप्स होते हैं ना, दे आर वेरी सेंसिटिव टू पर्सनल क्रिटिसिज्म। ओके, सो जिनके बड़े बड़े लूप है, दे आर सेंसिटिव टू पर्सनल। अभी समझो मैंने आपको सुना दिया सेंसिटिव टू पर्सनल क्रिटिसिज्म, मैंने आपको सुना दिया तो तुम्हारा मुंह सूज जाएगा। अच्छा, तुमको गुस्सा आएगा। वो मुंह सूजना मतलब वो लूप का सूजना होता है। ये हैंडराइटिंग से समझ में आएगा, हैंडराइटिंग से मालूम पड़ा। तो जब मैंने ये साइंस सीखा तो मैंने देखा मतलब 60-70% हैंडराइटिंग्स में ये डी का लूप की मात्रा जो है बढ़ते जा रही है। अच्छा, क्योंकि इमोशनल एक्सपोजर आज की तारीख में ज़्यादा है। आज से हमारे ज़माने में इमोशनल कम इंटेलेक्चुअल एक्सपोजर था। हाँ, हमारे अगर हम DD1 DD2 भी देखते थे उस ज़माने में, दूरदर्शन उसमें क्या आता था? अमर चित्र कथाएं, रामायण, महाभारत, मालगुडी डेज, तेनाली रामन। मुझे एक सीरियल याद है जिसका नाम है सिंहासन बत्तीसी। हाँ, तो 32 स्टोरीज होते थे और स्टोरीज के एंड में मॉरल्स होते थे। तो यानी कि ये स्टोरी मैंने सुना, मुझे गलत नहीं करना चाहिए, ये मुझे समझ में आ गया, तो मॉरल वैल्यू बिल्डिंग हो जाता था। तो देयर वाज इंटेलेक्चुअल एक्सपोजर। आज टीवी चालू करके देखो तो इंटेलेक्चुअल कम और इमोशनल एक्सपोजर है। इमोशनल बम्बार्डमेंट, सास भी कभी बहू थी, छाछ भी कभी लस्सी थी, कुसुम कुटुम, ये जितने भी सीरियल्स है तुम्हारा, जितने भी आते हैं, सब में इमोशनल चीज़ें
सबसे ज़्यादा है। कौन बनेगा करोड़पति थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल सर, हाँ। और आजकल ये आया है तुम्हारा जो है शार्क टैंक, उसके अंदर थोड़ा बिजनेस आइडियाज मिलते हैं, इसने ऐसा किया। अदर देन दैट व्हेन आई स्विच ऑन द टेलीविजन तो मुझे तो इमोशनल बम्बार्डमेंट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अभी मैं कोई सीरियल देख रहा था, ट्रेटर्स करके सीरियल, एक जन के घर पे गया तो ट्रेटर करके सीरियल। अच्छा, अब वो सीरियल ये क्या, कुछ तो सीरीज है, अभी नाम ही क्या रखा है तुमने? ट्रेटर्स। ट्रेटर्स। मतलब तुम क्या सिखा रहे हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेटर? नहीं, बदला। ओके ये ट्रेड करता है, ये चीट करता है। ओके मतलब दिस इज व्हाट इज, आई एम नॉट सेलिंग दे आर राइट और रॉन्ग, बट ये एक्सपोजर अगर है सुबह से लेके शाम तक टीवी में, मोबाइल फोन्स में, सोशल मीडिया में, तो फिर वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड बच्चे सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो ये हमको समझना है कि दे आर, देखो उनकी गलती नहीं है, उनको जो माहौल मिला उसमें वो, उसमें वो आ गए ना। वी कैन नॉट ब्लेम द किड्स, वी सोसाइटी, एवरीवन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अभी ऑस्ट्रेलिया को मालूम पड़ा कि मोबाइल फ़ोन्स में बच्चे पढ़े पढ़े बहुत उनका IQ लेवल सब कम हो रहा है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा, तो उन्होंने 16 साल के नीचे सभी बच्चों का मोबाइल फ़ोन्स को बैन कर दिया। दे टुक द डिसीजन। अच्छा, हाँ, दे टुक द डिसीजन बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि एज अ सोसाइटी, एज अ सरकार, एज अ गवर्नमेंट वी शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। यू गो टू चाइना, मतलब मैं एक जगह पढ़ा था कि जब टिकटॉक करके एप्लीकेशन, अब ये आता था इंडिया में, तो चाइनीज टिकटॉक और इंडियन टिकटॉक में फ़र्क था। इंडियन टिकटॉक में सब अनवांटेड वीडियोस हैं, माँ नाच रहा है, बच्चा नाच रहा है, खानदान नाच रहा है। चाइनीज टिकटॉक में अच्छे प्रवचन होते थे। ओके। तो वहाँ पर बच्चों को फालतू चीज़ों का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे स्पॉइल्ड हो तो चलेगा। बट सर वो जो अभी हम टिकटॉक को बोलते थे, अब टिकटॉक के बारे में मेरी थियरी क्या थी सर? टिकटॉक ये एप्लीकेशन चाइना ने हमारे ऊपर डाल दिया, बट कंटेंट तो हमने क्रिएट की ना, वीडियोस हमने बनाए। चाइनीज लोग तो आगे वीडियोस नहीं डाल रहे थे, हमने वीडियोस बना के डाले, तब वो गंदी गंदी ट्रेंड आई वीडियोस की, न्यूडिज्म आया। नहीं, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, रेस्ट्रिक्ट ही किया। उन्होंने बोला बाकी कुछ नहीं डालना, यही डालना है। और यहाँ पे तो क्या फ्रीडम था ना, यहाँ पे फ्रीडम था ना सर। सो द सोसाइटी नीड्स टू टेक सम सर हमारा देश ही ऐसा है ना कि कुछ भी अगर गवर्नमेंट एक्शन लेने के लिए जाएगी ना तो वोट बैंक के ऊपर आ जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाएगा उसके लिए। जब तक मेंटालिटी चेंज नहीं होगी, जब तक सर मुझे ऐसा लगता है ना, जब तक अमीर और गरीब की गैप ब्रिज हो नहीं जाती है, जब तक एक गरीब तबके का इंसान मिडिल क्लास तक नहीं बनता है ना, तब तक ये मेंटालिटी चेंज नहीं होगी सर हमारे देश में। टेक टाइम, इट विल टेक टाइम सर। सो इसके लिए APJ अब्दुल कलाम हमेशा कहते हैं, इसके लिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि अभी सरकार करे ना करे, हमको तो करना पड़ेगा। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, ये 3 सोसाइटल पीपल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर नेशन बिल्डिंग। इसमें मदर, फादर एंड टीचर आता है। हाँ, ये 3 लोगों ने अगर ढंग से अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की है अच्छी तरह से, तो फिर विल नॉट वेट फॉर द सिस्टम एंड प्रोसेस टू। वेरी गुड थॉट। तो सर का इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। मैंने अब तक सर का इंट्रोडक्शन ही नहीं करवाया। आज हमारे साथ में है प्रजेश ट्रॉस्की सर, जो एक ग्राफोलॉजिस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर है, और उसी के साथ में सर एक पेरेंटिंग कोच है। आज के सेशन में हम सिर्फ सर के साथ में डिस्कस करने वाले हैं पेरेंटिंग टॉपिक्स के बारे में। आपको तो जिस्ट आ गया होगा, आइडिया आ गया होगा, अप्रॉक्सीमेटली पिछले 10 मिनट से चल रहा है पेरेंटिंग टिप्स के ऊपर। मैं अभी अनु के ऊपर दे दूंगा। अभी तू अनु स्टार्ट कर दे, तेरे क्वेश्चंस के साथ में सर का इंट्रोडक्शन तो हो गया। तो सर सबसे पहले हमें बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई पेरेंटिंग कोच के लिए? आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे यही करना है? देखो, बेसिकली मैं MSc पढ़ रहा था, मास्टर्स ऑफ साइंस इन फिजिक्स। तभी उसी टाइम पे गणपति विसर्जन के टाइम पे मेरे एल्डर ब्रदर का एक्सीडेंटली डेथ हो गई। गणपति डुबाते टाइम। ओके, कैसे सो ही वो विसर्जन में ही हो गया, ड्राउन हो गया वो। तो एंड ही वाज अर्निंग एंड आई वाज लर्निंग, तो उसके पगार पे हमारा घर चलता था। तो सडनली उसके डेथ के बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आई। तो मुझे मेरी MSc की पढ़ाई छोड़नी पड़ी और नौकरी ढूंढ रहा था। और फॉर्चुनेटली जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, उस स्कूल के प्रिंसिपल्स हमारे फैमिली के साथ कनेक्टेड थे बचपन से। तो उन्होंने, उनके स्कूल में एक वैकेंसी आई। माय ब्रदर डाइड ऑन 23 अगस्त एंड 23 सितंबर को एक वैकेंसी आई विद इन अ मंथ। और उस टाइम पे उनको टीचर्स नहीं मिल रहे थे। ओके। क्योंकि टीचर्स कहीं ना कहीं तो ब्लॉक हो ही जाते हैं ना जून से, तो दे वर नॉट गेटिंग टीचर्स। तो उन्होंने बोला कि देख, हमारे पास वैकेंसी है, तेरे जो नौकरी की ज़रूरत है,
तो फिलहाल के लिए तू आ सकता है क्या पढ़ाने के लिए। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई एज अ टीचर। टीचर सो करना नाही था तो मराठीमध्ये एक म्हणणं आहे ना की जे आवडीचं काम नाही भेटलं तर जे भेटलं ते आवडीने करा। यस यस पर कुछ नहीं मिला तो मैं बोला चलो मिला तो अभी ये कर लेते हैं। और वहाँ से मुझे बच्चों को पढ़ाने का एक बहुत शौक आ गया और मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहतर डिलीवर कर सकता हूँ। एंड आई स्टार्टेड मैथमेटिक्स को पढ़ाते पढ़ाते फिर मैंने अपना खुद का कोचिंग क्लासेस चालू किया। अभी कोचिंग क्लासेस 15 साल मैंने चलाया। फिर मैं ऐसा देख रहा था कि बच्चे स्कूल जाते उधर फेल होके आते फिर कोचिंग क्लासेस में आते फिर इधर भी अगर फेल हो गए तो नीचे पाताल में जाएंगे क्या। तो प्रॉब्लम बच्चों का नहीं है। तो मैं बहुत मतलब कोचिंग क्लासेस, मैं खुद कोचिंग क्लास एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन कोचिंग क्लासेस एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। स्टॉप गैप अरेंजमेंट है ये एक अरेंजमेंट है, सोल्यूशन नहीं है। बीमार का इलाज है, बीमारी का नहीं। हाँ राइट। वो स्कूल में नहीं हो रहा उसको इधर पे, लेकिन उसकी वजह से सुबह को स्कूल 3 घंटा कोचिंग क्लासेस, बेचारा थक जाते बच्चे। तो मुझे ऐसा लगा कि हमको ना टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए, पेरेंट्स को समझाना चाहिए। ट्रेन द ट्रेनर। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार इस प्रोफेशन में आते हैं ताकि मैं 100 बच्चों को सिखा सकता। मेरे पास जो भी बच्चे आते थे समझो मैं कोई स्कूल में पढ़ाता भी था। मैं उस स्कूल में बच्चा बाकायदा कोचिंग क्लासेस में जाके बोलता था कि मैं अलजेब्रा ज्योमेट्री हमको नहीं चाहिए, अलजेब्रा ज्योमेट्री सुबह स्कूल में प्रजेश सर सिखा रहे हैं। मैं स्कूल के पढ़ाने में बच्चे एकदम ज़बरदस्त हो जाते थे। तो मुझे ऐसा लगा मैं 100 बच्चों को सिखाने से अच्छा अगर मैं 100 टीचर्स को, 100 पेरेंट्स को समझाऊं तो बहुत आसान होता है। हाँ, बिकॉज वो अभी समझो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से मोटिवेट कर रहा हूँ, बेटा तू कर सकता है, भिऊ नको उसमें तुझा पाठीशी आहे, मार दिया डायलॉग। उधर घर पे जाने के तो मम्मी बोलती नालायक कुठला तू कुछ काम का नहीं, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा अगर मम्मी ने बोल दिया, डैडी ने बोल दिया। तो मेरी मेहनत तो स्कूल में और क्लासेस में तो बर्बाद हो गई ना। तो फिर मैं बोला यार ये एक बच्चा है तो इसके 2 पहिए हैं ना, ये रिक्शा समझो पकड़ते हैं, बच्चा आगे का पहिया और पीछे 2 पहिए हैं। तो पीछे का पहिया एक पेरेंट और एक टीचर है। हाँ। ये दोनों को ठीक करेंगे ना वो ठीक होएगा। हाँ सही है। ये दोनों को ठीक करेंगे ना वो ठीक होएगा। इधर को इसको मालूम नहीं कैसा हैंडल करना है, ये पेरेंट टीचर्स को भी मालूम नहीं आज की तारीख में बच्चा मालूम ही नहीं है किसी को। मैं तो मस्ती मजाक में, मतलब मेरा सौभाग्य रहा है डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ एक बार स्टेज पे जाने का मौका मिला था। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट मेरे को आज कहा था, उन्होंने कहा था उधर पे कि आजकल का टीचर वेतन लेने वाला हो गया है। आजकल का टीचर वेतन लेने वाला हो गया। तो मैंने इसके ऊपर तो स्टेटमेंट भी बनाया कि टीचर्स आर ह्यूमन बीइंग्स हु टेक्स केयर ऑफ 3 थिंग्स वंडरफुली वेल, रजिस्टर, मस्टर एंड डस्टर। वो 3 चीज़ में अटका हुआ है, रजिस्टर में, मस्टर में और डस्टर में। उसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ। और एक पेरेंट को ऐसा लगता है कि मैंने स्कूल में बच्चे को दाखिला करवाया, उसके बाद कोचिंग क्लासेस में कराया, फिर उसके बाद टाटा स्काई लगा के दिया, तो मैंने अपने माँ बाप होने का फर्ज निभाया। ये दोनों ने अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से निभाया तो जो बच्चा है ना ताकतवर बनेगा। तो मैंने सोचा चलो इन दोनों को ठीक करते। इसके लिए मैं टीचिंग से निकलकर ट्रेनिंग, पेरेंटिंग, टीचर्स ट्रेनिंग, ये सब प्रोग्राम में आया बच्चों के मोटिवेशंस। तो अब तक आपने कितने लोगों को ट्रेन किया होगा सर? देखो बच्चों की बात करेंगे तो 4-5 लाख के ऊपर हो गया है। कभी काउंट ही नहीं किया? काउंट ही नहीं किया है। कभी देखो मेरा कभी दिन में 4-4 सेशंस होते हैं, ऑडिटोरियम में 1-1 हज़ार बच्चे होते हैं, 500 बच्चे होते हैं, फिर मैं काउंट करना ही छोड़ दिया है। और एक बच्चे कहाँ से स्पेसिफिकली? स्कूल कोचिंग क्लासेस, स्कूल्स, सब जगह से होते हैं। पेरेंटिंग लगभग मुझे तो ऐसा लगता है कि 50-60 हज़ार से ज़्यादा पेरेंट्स को मैंने पेरेंटिंग सेशन लिया है। टीचर्स ट्रेनिंग बोलेंगे तो 25-30 हज़ार के ऊपर टीचर्स लोग को ट्रेनिंग किया है। सपना वही है कि मतलब एक पावरफुल पेरेंट और एक पावरफुल टीचर बने तो बच्चे स्ट्रांग हो सकते हैं। तो एक पेरेंटिंग के बारे में बात करते हैं। पेरेंट को आप क्या सिखाते हो जिससे उनकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है और क्या होता है, वो एक एग्जांपल बताइए ना सर। देखो पेरेंट को सबसे पहली बात तो ना पेरेंट को ये समझ ही नहीं रहती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उसके पेरेंट्स ने, अभी एक पेरेंट है आप हो, तो आपने अपने बच्चों को कैसा ट्रीट किया, आपके पेरेंट ने आपको कैसे ट्रीट किया था वैसे। तो एक नॉलेज होता है, उस हिसाब से लोग रहते हैं। पेरेंट्स का अवेयरनेस ही नहीं है कि बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं। बच्चों को पहले तो ये मालूम पड़ना चाहिए ना कि पहले
परवरिश तो बात की बात है, पहले तो समझे कि बच्चे ऐसे क्यों है। मतलब एक ही डायलॉग ही चलता रहता, क्या करूँ सर, सुनता ही नहीं, ये डायलॉग बोलने से काम नहीं चलता, चलेगा। समझाना। तो पहले तो मैं समझाता हूँ कि हम में और उनमें फ़र्क क्या है, ये गैप क्या है, ये गैप पहले तो, फिर उसके बाद बच्चों का थॉट प्रोसेस क्या होता है। एक पेरेंटिंग है जिसको हम लोग 3 चेयर पेरेंटिंग कहते हैं। 3 चेयर, देखो अभी हम 3 चेयर पे बैठे हैं, तो मैं उसमें पेरेंट को समझो, बच्चा इधर बैठा है, पेरेंट इधर बैठा है, तो पहला पेरेंट अपने एंगल से बच्चे को देखता है, सुनता ही नहीं है, ऐसा है, ये वो है, कंप्लेंट्स। फिर मैं पेरेंट बोलता अपने चेयर से उठो, बच्चे के चेयर पे बैठो, हाँ, और बच्चों के नज़रिए से देखो। फिर मैं उसको बोलता उठकर एक न्यूट्रल चेयर पे जाके बैठो, और वहाँ से देखो कि तुम दोनों के बीच में क्या गड़बड़ है। जिसको 3 चेयर पेरेंटिंग कहते हैं। तो जिससे पेरेंट को एहसास होता है, हाँ यार ये गड़बड़ है यार, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो पहले तो एहसास दिलाना कि बच्चों को नहीं बदलना है, हमको बदलना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, वरना अवेयरनेस ही नहीं है ना, सामने वाला ही गलत है ना। और प्रीडोमिनेंटली दुनिया में बहुत ही कम लोग जिनको समझ है कि मुझे बदलना है, सामने वाले को नहीं। देयर आर वेरी रेयर पीपल। मतलब सब लोगों को क्या लगता है कि सामने वाले को बदलना चाहिए। बच्चों को लगता है पेरेंट्स को बदलना चाहिए, पेरेंट्स को लगता है बच्चों को बदलना चाहिए, टीचर्स को लगता है आजकल के बच्चे ऐसे। मैं बोला नहीं, मैं आता हूँ पढ़ाता हूँ, मैं भी क्लासरूम में एक ज़माने में जाता हूँ पढ़ाने के लिए, 2015 तक पढ़ाता था, मेरे बच्चे सुनते थे, कोई मस्ती नहीं करता था। हाँ, इट इज द वे यू टीच देम, दैट्स इट। हाउ यू कीप देम एंगेज्ड इज मोर इम्पोर्टेंट। इट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो तुमसे क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मेरे गुरु हमेशा कहते देयर आर ओनली बैड टीचर्स, देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स। दे ओनली बैड टीचर्स। वो तुम्हारा ऑरा, तुम्हारा, मेरे मेंटर हमेशा कहते थे कि तुझे देखकर, तुझे सुनकर, तुझे सूम कर मजा आना चाहिए। हाँ, तेरा जो प्रेजेंस है, और जो ऑरा रहेगा, तो फिर हर बच्चे वो 21वीं शताब्दी के हो या जेन जी हो, अल्फा हो, बीटा हो, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, तुमने उस हिसाब से अपने आप को ढाला करना चाहिए, ढालना चाहिए। yes. तो पेरेंट एंड टीचर दोनों को समझना चाहिए कि, मतलब मैं पेरेंटिंग सेशंस और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में यही चलाता हूँ कि पहले हम समझे, फिर समझने के स्टेप नंबर 2 ले कि कैसे अडेप्ट करें अपने आप को इन चीज़ को। जैसे कि मैं भी पहले मारता था, पीटता था, डांटता था, चिल्लाता था। अब मैंने सब चीज़ छोड़ दिया। शब्दों से मारो ना, बोल से मारो, ताकि उसको पावरफुल लगे, यार सर ने बोला, हाँ, यार नहीं मेरे को अभी करना चाहिए कर। तो दैट वी नीड टू टीच। मैं और अनु कल है ना, हमारा वही डिस्कशन चल रहा था कि पेरेंटिंग में एग्जैक्टली सर से अगर जानना है तो एक रियल लाइफ एग्जांपल से जानना पड़ेगा। तू बोल रही थी, हाँ। तो वो क्या पॉइंट था तेरा, वो थॉट क्या था? हाँ, मेरा रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में एक थॉट था कि मैं ना, मेरा जो छोटा वाला बच्चा है 8 साल का है, मैं उसके साथ में ना 3 चीज़ें हमेशा करती हूँ। रात को सोने से पहले ना मैं उसको ये नहीं पूछती तूने खाना खाया नहीं खाया, क्या हुआ क्या नहीं। मैं उसको सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछती हूँ। आज दिन भर में तूने क्या अच्छी चीज़ सीखी है, सेकेंड चीज़ किसकी तूने आज दिन भर में हेल्प की है, और पूरे दिन भर में आज तुझे कौन सी चीज़ है जो तुझे बहुत अच्छी लगी और तू आगे जाके करना चाहता है उसे कंटिन्यू। ये 3 चीज़ें मैं हमेशा उसको सोने से पहले पूछती हूँ और वो बहुत अच्छे से जवाब देता है। बाद में गुड नाइट बोल के सो जाता है, लेकिन वो उसके माइंड में रहता है जो मैंने 3 क्वेश्चन पूछे, दिन भर वो कलेक्ट करता है तीनों चीज़ों को। मम्मा मुझे शाम को पूछने वाली ये चीज़ें, तो मैं दिन भर में क्या क्या कर रहा हूँ ना, हर एक एक्टिविटी के ऊपर वो ध्यान रखता है। तो ग्रोथ के लिए उसके आगे अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। आपने मतलब कहाँ से सीखा नहीं मालूम, लेकिन हम चाहते हैं कि इट इज़ नॉट द क्वांटिटी ऑफ टाइम, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ टाइम। क्वालिटी ऑफ टाइम, यस। वो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, हम दिन भर में उसने क्या सही किया, क्या कहाँ किया, वो, और ग्रैटिट्यूड जो आपने बोला कि भाई उसने कितने जन को हेल्प किया। देखो व्हाट इज़ मिसिंग टुडे इज़ वैल्यूज़। ठीक है, स्कूल को लगता है माँ बाप वैल्यू सिखा रहे हैं, माँ बाप को लगता है स्कूल वैल्यू सिखा रहे हैं, और कोचिंग क्लासेस वाले बेचारे सिलेबस और पोर्शन में रह जाते हैं। तो वैल्यूज़ कौन सिखा रहा है ना? वैल्यूज़ नहीं, पहले तो नेचुरली आ जाता था वैल्यूज़, आज वैल्यूज़ नहीं है। तो एज अ पेरेंट मैं हमेशा ये कहता, डोंट ट्रांसफ़र मनी एंड फैसिलिटीज़, ट्रांसफ़र वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ जब ट्रांसफ़र होगा तो 100% कोई भी एक पेरेंट, अगर हमने, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, आपके पास पेन है सर? नहीं सर, नहीं। आपके पास है? नहीं। आपके पास है? यस। तो अभी देखो, आपके पास पेन था, नहीं था, आपने नहीं दिया। आपके पास पेन नहीं था, आपने नहीं दिया। उनके पास पेन था तो उन्होंने पेन दे दिया। ठीक है,
तो हम क्या दे सकते हैं जो हमारे पास है? जो हमारे पास नॉलेज, में है। वैल्यूज। तुम्हारे पास क्या है वही तुम दे सकते हो। यस। मैं पेरेंट को एक ही चीज़ बोलता हूँ, तुम अपने बच्चों को क्या दे सकते हो जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास में। तुम्हारे अंदर गुस्सा है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, रोज लड़ते झगड़ते रहते हो, तो बच्चे को देखना वैसे ही रहेगा। हाँ सर। तुम शांत हो, काम हो, रिलैक्स्ड हो, तो बच्चे को देखना वो भी वैसा रहेगा। तो हम क्या दे सकते हैं जो हमारे पास है? वही दे सकते हैं ना जो हमारे पास है, और हम ब्लेम करते हैं बच्चों को। हम अपनी तो छवि उनमें आ जाती है सर। बस इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि देयर इज अ मिरर न्यूरॉन, देयर इज अ न्यूरॉन विच इज़ अ मिरर। अभी समझो इधर एक मिरर है, ये देखो, तो मैं इधर घूमूंगा तो इस मिरर में क्या दिखेगा? उधर की जो परछाई। सामने है। तो हर बच्चे में क्या रहता है? मिरर। मिरर। तो बच्चे के मिरर में क्या आने वाला है? हाँ। जो सामने है। जो सामने है वही है। तो जो भी पेरेंट करेगा, जैसे कि भी आपने कहा कि आप ये करते हो, तो उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट हो। तो तुम क्या करते हो उसी के ऊपर उसका पूरा का पूरा अपब्रिंगिंग और सब चीज़ें होती हैं। वही होगा एक्चुअली। हम कैसे अपने बच्चों के साथ में ट्रीट करते हैं, उनको कैसे बिहेव करते हैं उनके सामने, वही सब कुछ है जो वो आगे जाके चलें। हमने भी तो वही सिखाया ना। हमने भी तो जैसे मतलब हमारे बच्चों पेरेंट्स के बिहेव लिए- करते थे वैसे ही हम बिहेव करते हैं नहीं, आज की बच्चों के लिए सिचुएशन मॉम में। डैडी रोल मॉडल होते हैं। Yes, वो yes. उनको ही देखकर चलते कि आगे जाके मैं मेरे डैड के जैसे बनूंगा, मैं मेरे मॉम के जैसे बनूंगा, यही सोचते हैं बच्चे तो। अरे जिंदगी के 20 साल हम चलो हाँ जिंदगी के 20 साल हमने हम उन पेरेंट्स के साथ में बिताए, तो हमारे लिए कौन रोल मॉडल है? वही डैड है, वही मॉम है, जो उन्होंने जिंदगी में किया वही कैरी फॉरवर्ड होता है। सिर्फ आ जाता है बीच में टेक्नोलॉजी, कि उनके पास से वो नहीं था, टेक्नोलॉजी में आज ये चीजें आ गई और वो एडिशन हो गया। और उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। हाँ पहले कौन था मालूम है? एक बच्चे के लिए सबसे पहला मेल कौन होता है? उसका फादर। एंड हु इज द फर्स्ट फीमेल? मदर। और मैक्सिमम बड़ी बहन, हाँ। या स्कूल की वो फीमेल टीचर, या स्कूल का वो मेल टीचर, सर हम दादा दादी को भी या बोल फिर रहे हैं। दादा दादी, नाना नानी, मामा, चाचा, बुआ, ये लोग सब होते थे ये। तो बच्चा इन्हीं को देखकर बड़ा होता था। यही होते थे रोल मॉडल। और मैक्सिमम DD1 DD2 देखा तो सैटरडे हाँ, संडे देखा तो उसमें रामायण महाभारत देखा, चाणक्य देखा, ये सब ये रोल मॉडल्स होते थे। अब ये सब हट के इसके बीच में जो है एंटरटेनमेंट की दुनिया आ चुकी है। तो बच्चा किस चीज़ के साथ ज़्यादा वक्त बिताएगा वो उसकी मॉडलिंग करेगा। रेप्लिका बनेगा उसका। ठीक है, इसके लिए हम लोग कहते हैं इसको लोकल रोल मॉडलिंग। लोकल रोल मॉडल विच ही गेट्स एक्सपोज टू मोर। तो वहाँ पर अगर पेरेंट्स कम पड़ गए एज रोल मॉडल, तो फिर बच्चा किसी और को रोल मॉडल पकड़ ले। पहले उसके पास ऑप्शन ही नहीं था, ये 4 लोग ही थे उसके पास ऑप्शन। आज उसके पास 1760 ऑप्शन, बहुत है ना सर। बहुत ऑप्शन है। इसके लिए वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है बाकी के सब लोकल रोल मॉडलिंग। उधर अगर समझो गजनी कट किया तो इधर गजनी कट करेगा, उधर हाँ, उल्टा झाड़ू सर follow कट करना करेगा, start कर देते फिर हैं। वो उधर लोकल रोल मॉडलिंग। उसके हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। आज मैं जो कुछ भी हूँ, तो मेरे डैडी और अगर समझो मेरे अंदर, आएंगे हम लोग टॉपिक के ऊपर, मेरे अंदर जो भी क्वालिटीज़ है मेरे डैडी और मेरे स्कूल के प्रिंसिपल की वजह से, और मेरी मम्मी और उस स्कूल की सुपरवाइजर की वजह से। तो कुछ फीमेल्स थे और कुछ मेल्स स्ट्रांग थे बचपन के, जिनको देखकर मैंने मॉडलिंग किया। तो आज मैं कहाँ पर भी जब जाता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम वेरी सक्सेसफुल पर्सन, बट आज मैं प्रेसिडेंट हूँ एसोसिएशन में, और जहाँ पर भी जाता हूँ सब लोग पूछते हैं। कॉलेज में जब था मैं, तो वहाँ पे NSS में मैं लीडर बन गया। अच्छा। एक ऑर्डिनरी वॉलंटियर से लीडर बना। तो लोग बोले कि सर यार तू ऐसा कैसा है यार, तू कि लीडर कैसा बन गया, मतलब तेरे अंदर एक क्वालिटीज़ कहाँ से आए? कुछ नहीं, रोज का काम रोज कंप्लीट करने का, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, ईमानदारी से काम करता था। कट करके क्या बन गया? लीडर। हाँ। तो लोग पूछते तेरे अंदर ये कहाँ से आया? मेरे अंदर नहीं है, मतलब मेरे स्कूल से मिला, मेरे घर से मिला, परवरिश ही वैसी हुई। और वो ही क्वालिटीज़ आज मेरे को प्रेसिडेंट भी बनाया एसोसिएशन का। आज भी लोग पूछते कि सर आपके अंदर ये कहाँ से है? मैं बोला बचपन से है। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि चरित्र निर्माण जो कहते हैं ना, चरित्र निर्माण जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग। ध्यान से एकदम, कैरेक्टर बिल्डिंग के 5 प्रोसेस होते हैं: थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, हैबिट, कैरेक्टर। थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, हैबिट, कैरेक्टर। थॉट्स, सबसे पहले ये थॉट्स हमको मिलते हैं, जैसे कि अपब्रिंगिंग के टाइम पे हम थॉट्स मिलते हैं माँ बाप से। तो मेरे मम्मी पापा हमेशा कहते थे बेटा हर जगह पे 10 मिनट पहले पहुंचने का। तो मेरे मम्मी पापा ने क्या दिया?
थॉट्स। तो मैं रोज़ सुबह ना 6:45 को अपने घर से निकलता था, 6:55 को अपने दोस्त के घर पे पहुंचता था, बेल रिंग करता था, वो आता था, हम लोग 7 बजे तक 7:10 का स्कूल का बेल होता था। एक दिन मैं उसके घर पे गया, बेल रिंग किया, उठा और बोला कि यार मैं अभी उठाऊँ, तो ज़रा रुक 10 मिनट, मैं फटाफट तैयार होता, फिर हम लोग साथ में निकलते। मैंने इमीडिएटली बोला नहीं, मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि 10 मिनट पहले पहुँचने का। तो मेरे थॉट्स क्या बने? वर्ड्स बने। मैं बोला नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ। एक्शन, रिपीटेड एक्शन मेरा क्या बना? हैबिट। और वही हैबिट मेरा क्या बना? कैरेक्टर। तो बचपन के अपब्रिंगिंग के टाइम पे हम किस तरीके के विचार हमारे बच्चों में डालते हैं। अब मेरे मम्मी पापा सिर्फ बोलते नहीं, तो लोग खुद करते भी थे। तो हर जगह पे 10 मिनट पहले पहुंचते, सिर्फ बोलने से नहीं चलता है। करते थे। आजकल के पेरेंट्स का प्रॉब्लम क्या है? बच्चों को बोलते बेटा ऐसा करने का, ये करने का, वो करने का, लेकिन खुद नहीं करते। बच्चे बोलते किती वेळा सांगितलं तुला टीव्ही बघायचा नाही, आतमध्ये जाऊन अभ्यास कर, और मम्मी 6 घंटा टीवी देखती। हम खुद 6 घंटा स्क्रॉल करते बैठेंगे, और बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे कि तू मत कर। तो फिर नहीं होगा। तो थॉट्स दो बच्चों को, लेकिन साथ साथ में आप भी इम्प्लीमेंट करो ना। वही मैं कहा ना, हम बच्चों को कौन सी आदतें दे सकते हैं जो हमारे अंदर है। सो व्हाट वी कैन गिव, व्हाट इज देयर इनसाइड अस। तो तीन ऐसी हैबिट्स जो पेरेंट्स ने बच्चों को देनी चाहिए, जिससे बच्चों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, कौन सी होंगी? बेसिकली जो है, मैं हमेशा, आजकल का सबसे बड़ा चैलेंज है ना कि बच्चे उल्टा जवाब बहुत देते हैं। तो मुझे हमेशा पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि उसने सीखा कहाँ से। कहीं से तो मिरर न्यूरॉन्स तो है ना, कहीं से तो पकड़ा रहेगा। तो मैं हमेशा पेरेंट को कहता हूँ कि कभी भी बच्चों के सामने बड़ों को उल्टा जवाब नहीं देने। बच्चों के सामने बड़ों को उल्टा जवाब, जैसे घर में दादा दादी है, नाना नानी है, उनको उल्टा जवाब दे। तुमने वॉचमैन को उल्टा जवाब दे दिया। एक वॉचमैन है, गलती किया वॉचमैन ने। मैं ये नहीं कहूँगा कि वॉचमैन अच्छे, सास ससुर अच्छे, नाना नानी अच्छे, दादा दादी अच्छे, हो सकते हैं उनके अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं। इन बच्चा खड़ा है, तुमने सुना दिया उसको, तो बच्चों का आज्ञा चक्र की बैंड बज जाती। वो बोलता है यार मेरी मम्मी मेरे मम्मी के मम्मी को उल्टा जवाब दे रही है, यानी कि एल्डर पर्सन। तो बच्चों को खुद को ऐसा लगता है यार अपन भी आराम से दे सकते हैं, नॉर्मल है ये तो समझ मैं के हमेशा मतलब ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं पेरेंट्स को कहता हूँ, बच्चों के सामने टीचर्स को भी कभी सुनाने का नहीं। टीचर गलत रहेगा, अलग कमरे में जाओ, बैठो, बात करो, आपने ये क्या गड़बड़ किया, बच्चे के सामने तुमने सुना दिया तो बच्चा बोले अब इसकी क्या वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो अभी मेरी मम्मी ने सुना डाली इसको, अभी अपन क्या फिर उसका तो कभी फिर वो कभी जाएगा ही नहीं ना, और जाएगा भी तो उसको सुनेगा ही नहीं ना करके ऐसा। तो ये 2-3 चीज़ें जो है ना बहुत हमको ध्यान एकदम केयरफुली, और प्रीडोमिनेंटली मैं पेरेंट्स को यही कहता हूँ कि स्पेंड क्वालिटी टाइम विद दी चाइल्ड। और 10 मिनट्स जैसे कि आपने कहा, बोलते ना कि खाना खाते टाइम, अ फैमिली विच ईट्स टुगेदर रिमेन्स टुगेदर। तो खाना खाते टाइम 15-20 मिनट जो भी खाने का टाइम है, वो टीवी मोबाइल फ़ोन्स को थोड़ा साइड में रख कर एक 15-20 मिनट्स का साथ में अगर बैठकर खाना खाए, सॉलिड बॉन्डिंग होती है। उस खाने में ही बैठकर जो है थोड़ा डिस्कशन किए, क्या हुआ, कैसा हो गया दिन भर, जैसे कि आपने डिस्कस किया करें। सो दिस आर फ्यू मेजर थिंग्स विच वी नीड टू टेक केयर। तो बच्चे के अंदर एक रेस्पेक्ट डेवलप होता है दोनों से बड़ों। सर हम वही करते हैं, हम दोनों ने क्या किया है, हम दोनों ने एक पैक्ट बनाया है, हम दोनों ने एक 10-10-10 का रूल बनाया है जो हमारे किड्स के लिए है। सो व्हाट वी डू इज इन द मॉर्निंग 10 मिनट्स वी स्पेंड टाइम विद द किड्स बिफोर दे गो टू स्कूल। तो 10 मिनट तक ये बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करेगी, जहाँ पर 10 मिनट सिर्फ वो उनसे नॉर्मल चीज़ों के ऊपर बात करेगी। आज का दिन कैसा होना चाहिए, आज तो स्कूल में क्या करना चाहिए, अच्छे से ग्राउंड पे जाना, खेलना, ये 10 मिनट का टाइम वो स्पेंड करती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बैठ के वो सिर्फ 10 मिनट्स देखूँ। सेकंड, जब वो बच्चे स्कूल से आते हैं घर पर, तो फर्स्ट 10 मिनट्स हमने डिसाइड किया है कि हम बच्चों को ये नहीं पूछेंगे तेरा दिन कैसा रहा, टिफिन खाया नहीं खाया, हाँ किसी और को तो नहीं खिलाया, तूने पानी पिया कि नहीं पिया। वी डोंट क्वेश्चन हिम। हम उसको बैठते हैं, पहले आता है हक करते हैं, उसके साथ में 10 मिनट के लिए बैठते हैं, आराम से पूछते हैं कैसा रहा तेरा दिन स्कूल में, डिड यू एंजॉय योर डे।
और थर्ड हमारा 10 मिनट का रूल है जो हम 100% करते हैं, इसको तो सर बिल्कुल नहीं टालते हैं। रात को सोने से पहले दोनों बच्चे हमारे बेडरूम में आते हैं, बैठते हैं और एक स्मॉल कॉन्वर्सेशन हम 10 मिनट के लिए उनके साथ में करते हैं। कॉन्वर्सेशन सर कुछ भी हो, किसी से भी रिलेटेड कॉन्वर्सेशन हो, पर लेकिन वो कॉन्वर्सेशन करते हैं। के गेम से रिलेटेड हो, कोई वीडियो देखा है उससे रिलेटेड हो, कोई चीज जो उनके फ्रेंड्स है उन्होंने की उसके रिलेटेड हो, या फिर हमने कुछ काम किया है आज अच्छा, उसके बारे में हमें उनको कुछ बताना हो। कॉन्वर्सेशन का टॉपिक कुछ भी होता है, लेकिन कॉन्वर्सेशन होना जरूरी होता है। और यही तुम्हारा ये बीच में ना बॉन्डिंग को बढ़ाता है। हाँ, और आपने ये जो 10 मिनट्स कहा था, उसके अंदर हम ये भी कहते हैं कि बच्चा जब स्कूल के लिए निकलता हो तो दरवाजे पे खड़े रहो, उसको बाय देखो, बोलने बाय के बोलने लिए। के लिए। स्कूल से आते टाइम दरवाजा आपको open मालूम है ना, करना। 1:30 बजे 2 बजे आता है, तो एक इंतज़ार करना हाँ, उसके हाँ। लिए, टाइम निकाल कर हमेशा। और दिन भर कभी भी टाइम मिले बच्चों को हक करना, दिन में 4, 5, 6 बार, बैर मिनिमम, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं। सर पे हाथ घुमाया, कंधे पे हाथ रखा, हक किया उसको, पैट किया, क्योंकि टच करने से ना बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट होती है। हाँ सर, इवेंचुअली पेरेंट्स बच्चे जब बड़े हो जाते हैं टच नहीं करते, नहीं करते। तो जिसकी वजह से गड़बड़ बहुत होता है। तो टच करना, हक करना, पैट करना, सर पे हाथ रखना, ये बहुत इमोशनल जो है बॉन्डिंग क्रिएट करता है। मैं जब ड्रॉप आउट्स बच्चों को सबसे ज़्यादा मैंने कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया है, 5वीं फेल, 6ठी फेल, 7वीं फेल, डायरेक्ट 10वीं देने के लिए आते हैं, 17 नंबर का कुछ फॉर्म होता था, सब ड्रॉप आउट्स। ऊपर वाले ने हमेशा अपने को रिजेक्टेड पीसेस ही भेजे थे। अभी धंधा चालू किया है तो बच्चे आ रहे तो थोड़ी वापस भेज सकते हैं। अच्छे पढ़ने वाले बच्चे अच्छे क्लासेस में जाते थे। मेरे पास सब जो है सब बिगड़े हुए बच्चे, सब ड्रॉप आउट्स। तो मैं कुछ नहीं करता, पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी उसके कंधे पे हाथ रखा, सर पे हाथ घुमाया, बोला तो टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ। तो वो ऐसा दिखता था मुझे। बोले सर फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में किसी ने तो ये स्टेटमेंट बोला, स्कूल ने तो निकाल दिया, माँ बाप तो बोलते तू नालायक है, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, आप फर्स्ट टाइम मुझे बोले। तो उसको टच किया, सर पे हाथ घुमाया, तो टेंशन मत ले, मैं हूँ। मैं हूँ, भियू नकोस में तुझा। मेरा सबसे पेरेंटिंग का सबसे फेवरेट डायलॉग है, स्वामी समर्थन चढ़ा स्वामी समर्थन। भियू नकोस में तुझा पाटिशी है। एक इंसिडेंट बताऊंगा इसके ऊपर। मैं हमेशा पेरेंटिंग सेशंस लेता रहता हूँ, तो एक जगह पे मैंने ऐसा बोला कि बच्चों से कैसा बात करना चाहिए। तो हमेशा उनको खाना, सॉरी ये जा रहा है एग्ज़ाम लिखने जा रहा है, तो तिलक लगाओ, शक्कर खिलाओ, गुड़ खिलाओ, और बोलो भियू नकोस में तुझा पाटिशी, जा एग्ज़ाम लिख कर आ बिंदास। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये बोलने के लिए। तो एक पेरेंट मेकअप आर्टिस्ट थी, हस्बैंड का डेथ हो गया था, सिंगल विडो थी, तो उसकी छोटी बेटी 9th स्टैंडर्ड में थी। तो बोली आई मेरे को बहुत डर लग रहा है, कल का पेपर कैसा जाएगा मुझे नहीं मालूम, और ये पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन इसने मेरा सेशन अटेंड किया था। तो उसको ये याद आया कि सर ने क्या बोला, ये डायलॉग मारने का। तो उसकी मम्मी को वो डायलॉग याद आया, और उसकी मम्मी ने बोला भियू नकोस में तुझा पाटिशा है। तो उसकी बेटी ने बोला आहे ना तू आहे ना माझा बरोबर आहे ना मैं और वो बिंदास एग्ज़ाम लिख कर आई। अगले दिन जब एग्ज़ाम लिख कर आया तो उसने अपनी मम्मी को बोला कि अगर मम्मी तू कल ये स्टेटमेंट मुझे नहीं बोलती तो मेरा पेपर अच्छा नहीं जाता। तुम्हारे सिंगल स्टेटमेंट ने वो लेडी, मैं क्या करता था, सीरीज ऑफ पेरेंटिंग सेशन लेता था। तो ये फर्स्ट सेशन में बोला, ये सेकंड सेशन में उसने माइक लेके बोला कि सर ये ऐसा रिजल्ट आया करके ऐसा। इतना सा सिंगल स्टेटमेंट बच्चों को कितना पावर दे सकता है। Seriously, ये एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, मैं तो सब लोग बोलते हैं ड्रॉप आउट्स को कैसा पास करा है, मैं बोला ये टेक्निक है, सिंपल टेक्निक। तो उनको ट्रस्ट दिखाया मैंने कि मैं तू कर सकता है। वो बोला यार थैंक यू सर, आग लगा के दिखाया बच्चे ने। तुम अगर उसको ट्रस्ट ही नहीं दिखाओगे, बच्चा क्या बोलता है, मेरे माँ बाप ही मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते, तुम क्या करोगे? बाहर वाला कहाँ से करेगा? सिर्फ कंप्लेन है ना पेरेंट्स के पास, सुबह से लेके शाम तक सिर्फ कंप्लेंट है। एक पेरेंट आया, बोले सर कंप्लेंट करना। हाँ बैठो, बोला मैंने। बैठा तो ऐसे चिट्ठी निकाल रहा, बोला चिट्ठी क्यों निकाल रहा? लिस्ट लिख के रखा है, और कितने पॉइंट्स थे? 14 पॉइंट्स थे। मैं बोला सर फुल स्टडी करके आया। बोला फुल स्टडी करके आया। मेरा बेटा ये करता नहीं, करता रहता। मैं बोला बाप रे, यही दिखता है तुम्हारे को बच्चे के अंदर, बाकी कुछ दिखता नहीं है। मतलब पेरेंट इज ओनली फोकसिंग ऑन व्हाट ही इज नॉट डूइंग, व्हाट ही इज डूइंग, उसके ऊपर तो
पेरेंट्स का ध्यान ही नहीं है, सिर्फ लिस्ट ऑफ। आजकल कंपैरिजन भी बहुत आ जाता है ना कि बाकी के मतलब नेबर का बच्चा है वो इतना आगे, तेरे क्लास का बच्चा है, तेरा दोस्त है, उसको इतने मार्क्स लेकिन तुझे कम क्यों, दोनों एक ही साथ में पढ़ते हैं फिर भी इसके ऊपर ऐसा मेरा क्यों? एक यूट्यूब वीडियो है, अच्छा हो गया आपने बात निकाला। आम और पपैया, यूट्यूब वीडियो बनाया मैंने इसके ऊपर। देखो, हम आम के बीज को लगाते हैं, पपैये के बीज को भी लगाते हैं, दोनों को पानी खत वगैरह सब देते हैं। पपैया 1.5 साल में फल देगा, आम को 5 साल लगेंगे। हाँ। लेकिन पपैया 1.5 साल में फल लगता है तो क्या हम आम को बोलते देख रहे आम, पपैये को देख, 1.5 साल में फल दिया, तू नालायक अभी तक फल क्यों नहीं दे रहा है? नहीं बोलते। अगर बाजू में अगर नारियल का पेड़ खड़ा रहेगा वो बेचारा तो परेशान हो जाएगा, वहाँ कसम 1.5 साल में ही गाली खा रहा है, मेरे को तो 12 साल लगेंगे। आप समझे? हम नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? पपैये का बीज अलग है, आम का बीज अलग है, नारियल का बीज अलग है, और तीनों का फल देने का टाइम अलग है। तो तुम्हारी बड़ी बेटी का बीज अलग है, छोटे बेटे का बीज अलग है, पड़ोसी के लड़के का बीज अलग है, चाचा के लड़के का बीज अलग है, सबका फल देने का टाइम अलग अलग है। लेकिन हम ये समाज में सॉलिड कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन बच्चे के आत्मविश्वास को तोड़ देता है। उसको देख, पड़ोसी के लड़के को देख, चाचा के लड़के को देख, इसको देख, उसको देख। एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए थे, डिप्रेशन का केस था। हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वाइफ कंपनी सेक्रेटरी, 3 BHK फ्लैट है, अर्टिगा गाड़ी है, सब लोन फ्री है। तो किस चीज़ का डिप्रेशन? सर, हम जिस शादी में जाते हैं, दूसरों की गाड़ी हमारी गाड़ी से महंगी है, दूसरों की साड़ी हमारी साड़ी से महंगी है, इसका डिप्रेशन है। कसम से बोलता हूँ। तो क्या जिंदगी जी रहे हैं फिर? तो ये समाज ऐसा है ना कि मैं पूछता हूँ कि आप खुश क्यों नहीं हो? अरे सर, क्या खुश रहने का, भाई को देखो उधर वसई में 3 फ्लैट लिया, बहन को देखो इधर लिया, मैं कुछ नहीं है, माझा हस्बैंड काय करतच नहीं। आप समझो, इंसान अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है। एक इंसान 23 साल की उम्र में MBA कंप्लीट करके 25 में कोई कंपनी का CEO बनता है उसकी क्वालिटी की वजह से, और 55 साल तक ज़बरदस्त ज़िंदगी जीता है, और 55 में कोविड में उसका डेथ हो जाता है। हाँ सर। और एक बंदा 65 साल तक नाकामयाब रहता है और चिकन बनाना सीखता है और बेचता है, और वो कैंटलीस फ्राइड चिकन का मालिक बनता है। कि तो उस KFC का मालिक का सक्सेस 65 से आगे। बराक ओबामा 55 साल की उम्र में ही स्टेप्स बैक एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 55 के एज में, और उनके जगह पे आते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो 70 साल के हैं। तो लोगों का, हर एक इंसान का टाइमलाइन अलग होता है। सक्सेस का टाइम अलग, सबका अपना टाइमलाइन होता है। लेकिन हम हमारे टाइमलाइन को, अरे यार मेरे साथ ही 10वीं पढ़ता था, बाप रे कहाँ से कहाँ निकल गया, किधर इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, साइंटिस्ट, अरे तेरी तो। हर एक की लाइफ अलग है, हर एक का DNA अलग है, हर एक जन अलग है, यूनिकनेस होता है, और वो ज़रूरी नहीं वो इंजीनियर बनेगा यार। हर बच्चे में अपनी अपनी क्वालिटी होती है। हम सिर्फ नंबर्स पर अड़े रहते हैं। क्लासरूम में अगर देखोगे, अगर 50 बच्चे तो 50 बच्चों में एक प्रेसिडेंट रहेगा, एक कोई प्राइम मिनिस्टर रहेगा, एक आर्टिस्ट रहेगा, एक राइटर होगा, एक एक्टर होगा, एक कोई कंटेंट क्रिएटर होगा, टेलर रहेगा, कोई टेलर होगा, कोई वॉचमैन भी होगा उसमें से। लेकिन हर एक में अलग अलग क्वालिटी होती है। लेकिन माँ बाप या फिर टीचर्स भी आजकल के नहीं देखते। हर किसी को चाहिए कि नंबर्स, हमारे बच्चे के नंबर्स अच्छे होंगे मार्कशीट पर, भले फिर वो बच्चा एक, उसको है ना कोई ये नहीं होगा, IQ लेवल नहीं होगा, उसको आगे क्या करना है वो पता नहीं होगा, लेकिन 90% लेकर आया मार्कशीट पर, हमारा बच्चा बहुत अच्छा। स्किल्स पे नहीं है वो, उसका एक एजुकेशन का डेफिनेशन है टू ड्रॉ आउट। हाँ, मेरे हिसाब से इसको, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सम लैटिन वर्ड एडुकेशिया। अच्छा। तो एडुकेशिया का मतलब होता है ड्रॉ आउट, मतलब बाहर निकालना जो ऑलरेडी अंदर है। हम कुएं में से क्या बाहर निकालते हैं? पानी निकालते हैं। कुआं कहाँ खोदा जाता है? मनमर्जी इधर उधर खोदते हैं, जहाँ पानी होता है। हम सैटेलाइट के थ्रू वाटर टेबल को ढूंढते, ऊपर के रॉक्स को निकालते हैं, और वो पानी ऑलरेडी है। तो पैदा हुआ हर बच्चे में एक टैलेंट है, उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को एजुकेशन कहते हैं। तो वो क्वालिटी को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो एज अ पेरेंट, जैसे कि बच्चा पढ़ता रहता है ना, जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता रहता है, तो उसके बोल चाल से ही मालूम पड़ जाता है कि
इसके अंदर ये ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं मैथमेटिक्स में 148 आउट ऑफ 150 10th में लाया, मैं टॉपर एकदम। मेरा लड़का मैथ्स में अच्छा नहीं है। वो कैसा है, अभी जिस स्कूल में पढ़ता है ना उधर पे टीचर्स लोग की बहुत किल्लत है, तो उसका बुक्स जो है इनकम्प्लीट था। मैं बोला यार बुक्स क्यों इनकम्प्लीट है? बोले नहीं टीचर मेरे को मॉनिटर बना के बाजू के क्लास में भेज देती है, अच्छा, तो उसकी पढ़ाई छूट जाती है। तो मैं बोला देख वैसे भी जा ही रहा है तो बच्चों को पढ़ाना चालू कर दे। तो अगले लेक्चर में जाके उधर पे इंग्लिश सिखाया बच्चों को, सब चीज़ सिखाया, वो लीडर बन गया वहाँ का। देखो उसमें क्वालिटी है मॉनिटर बनने की। ये मेरे को देखना चाहिए, नहीं मेरे को मालूम है मैथ्स में अच्छा नहीं है, वो लीडरशिप में उसको आता है। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, बिल्डिंग के सोसाइटी के सभी बच्चों लोग को लेके, अपने फ्रेंड को साथ में लेके पूरा चिल्ड्रंस डे मनाया उसने। ड्राइंग कंपटीशन, ये कंपटीशन, हाउसी पीजी सब मिलके, इतने छोटे से लड़े 8 साल की उम्र में। तो मुझे मालूम है इसके अंदर लीडरशिप स्किल्स है। बाकी में कम आएगा तो भी चलेगा। तो तुमको एज अ पेरेंट देखना चाहिए कि बच्चा ज़रूरी नहीं मैथ्स एंड साइंस में ही टॉप करेगा, JEE करेगा, नीट करेगा, ये कैन बी समथिंग एल्स। बट सर चलो, एक पेरेंट नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम में इतनी क्वालिटी नहीं है कि हम हमारे बच्चे को आइडेंटिफाई करें कि इसमें क्या क्वालिटीज़ है। तो वो पेरेंट आपके पास में आते हैं वही आइडेंटिफाई करने के लिए कि मेरे बेटे में क्या खूबी है ये बताओ, और मेरा बेटा आगे जाके क्या कर सकता है इसके बारे में हमें गाइडेंस दो। तो वो उस प्रोसेस को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? देखो कैसा होता है आज की तारीख में तो साइंटिफिक मेथड्स हैं, साइकोमेट्रिक एनालिसिस है, जिसमें बच्चे की एप्टीट्यूड्स के बारे में सब मालूम पड़ता है। फिर उससे देखो बातचीत करने में ही मालूम पड़ता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल बताओ, एक सक्सेस स्टोरी होगी कोई। मैं सिंपल हमेशा बात करता हूँ कि जैसे कि बच्चों को जब मैं करियर टॉक्स लेता हूँ, झुंड में लेता हूँ या कहीं पर भी लेता हूँ, तो मैं बच्चों को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, समझो ये 6 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। इसको इकिगाई करके एक बुक है, इकिगाई, राइट। ठीक है। तो मैं बच्चों को एक ही चीज़ पूछता हूँ, कौन सी वो लेक्चर था जिसका आधा घंटे का 1 घंटे का पीरियड कब खत्म हुआ तुमको पता ही नहीं चला? हाँ, कौन सी वो होमवर्क्स थे जिसको करने में बहुत मज़ा आता था? वही तेरा सब्जेक्ट है जिसमें तुझे फ्लो स्टेट में था। अरे टाइम खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। इसको कहते हैं फ्लो स्टेट। ये तुझे तो मैक्सिमम बच्चे सर ये सब्जेक्ट उनको मालूम पड़ जाता है, यही उनका सबसे पावरफुल सब्जेक्ट है। नहीं तो मैं बच्चों को, एक तो है साइकोमेट्रिक से तो पता चलता ही चलता है। अभी बहुत सारे जन साइकोमेट्रिक ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ। तो उनको तो मैं मेरी लाइफ स्टोरी बोलता हूँ कि मुझे भी नहीं मालूम था कि क्या करना चाहिए। 8th स्टैंडर्ड में हमको प्रिंसिपल के कैबिन में बुलाया गया था और पूछा गया था कि क्या बनना चाहते हो। तो पहले दोस्त ने बोला इंजीनियर, तो दूसरे ने बोला इंजीनियर, तो मैं तीसरा खड़ा था, मैं बोला मैं भी इंजीनियरिंग बोल देता हूँ। तो बोले इंजीनियरिंग के लिए ऐसा नहीं पढ़ते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो 10th में 86 लाया। तो डिप्लोमा के लिए फॉर्म भरा था, 2 मार्क्स के लिए मेरा डिप्लोमा का सीट चला गया। तो मम्मी बोली 11वीं 12वीं साइंस कर ले, उसके बाद इंजीनियरिंग कर। अभी 12वीं साइंस कर रहा था तो 6 महीने पहले बोर्ड एग्जाम के मेरे को राइट साइड पैरालिसिस हो गया, डायस्टोनिक राइटर्स क्राइम, और मैं राइट ही था बचपन से। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहा है क्या करने का। वाशी बोर्ड गया तो उनको बोला राइटर दो, तो बोले जब बचपन से तुम अपाइज नहीं होते या फिर तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होता तुमको राइटर भी नहीं मिलेगा। तो मैं जो तो करके लेफ्ट हैंड से फिर मैंने प्रैक्टिस किया और पूरा बोर्ड एग्जाम उल्टे हाथ से लिखा और मुझे 77 आया PCM में। अब 77 में इंजीनियरिंग नहीं मिल सकता था, यवतमल वगैरह सब मिल रहा था और माँ बाप के पास पैसे नहीं, तो BSc किया। हमको नहीं मालूम था कि हमको क्या करना चाहिए, लेकिन BSc करते वक्त मैंने दुनिया भर के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करना चालू। इसमें जाता था, उसमें जाता था, करते एक दिन हमारे ही कॉलेज में NSS का मीटिंग था। तो मेरे सर ने बोला प्रजेश तो पिछले साल कैम्प गया था ना, तो कैम्प के बारे में बोलेगा क्या? ठीक है बोल के देखता हूँ। तो मैंने बोलना स्टार्ट किया, आधा घंटा बोला। तो सर ने बोला यार तू बहुत अच्छा स्पीकर है यार, तू अच्छा बोल सकता है। तो मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि अगर तुमको तुम्हारा करियर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर उधर पार्टिसिपेट करो। ये अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है। इसके ऊपर एक 8th स्टैंडर्ड में मैंने एक पोएम पढ़ा था, आई एम अ बॉर्न स्पेक्टेटर, ओके, रिटन बाय ऑग्डन नैश। ये ऑग्डन नैश जो कवि है ना, स्टंटेड ग्रोथ है, इनका हाइट नहीं था। तो उन्होंने कविता लिखी और कविता के माध्यम से
बचपन में पढ़ते थे ना, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं ऐसा, तो कविता के माध्यम से ये कहना चाहते थे कि तुम स्पेक्टेटर मत रहो, डोंट बी अ स्पेक्टेटर इन लाइफ। स्पेक्टेटर मतलब कौन होता है? देखने वाला, जो देखने वाले, स्पेक्टेटर, स्पेक्ट देख करा बैठकर स्टेडियम में मॅच, मी स्टेडियम मध्ये मॅच पाहतो, खेळत नाही, मी पाहतो बसून, मी खेळत नाही, ठीक है। देखना और खेलने में फर्क है। तो जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो टीचर ने ये पढ़ाया चैप्टर, पढ़ाते पढ़ाते मेरा ये एग्जाम्पल थी, प्रजेश यू आर अ स्पेक्टेटर, कभी तू पार्टिसिपेट, मैं कभी जिंदगी में नेवर यूज्ड टू पार्टिसिपेट, नेवर यूज्ड टू पार्टिसिपेट। मेरा नाम प्रजेश ट्रॉस्की एकदम यूनिक है, तो टीचर्स लोग माइक में बोलते, देयर इज ओनली वन प्रजेश ट्रॉस्की इन दिस स्कूल, वेयर ही इज, तो मैं भाग जाता था, मतलब मेरा नाम देने के बाद भी मैं भाग जाता था। लेकिन टीचर ने उस दिन इंसल्ट किया सबके सामने, तो मेरे को गुस्सा आया, टीचर पे नहीं अपने आप पे, यार टीचर बोल रही मतलब समथिंग इज रॉन्ग। अगले दिन से मैं स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग, लिटरली मैं सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, घोड़े जैसा आवाज़, और कौन सी गाना गाया मतलब सो गया ये जहाँ, सब सो गए, मैं गा रहा था, बट यू पार्टिसिपेट, आई पार्टिसिपेट। और लिटरली मैं गा के जब स्टेज से उतरा, उस टाइम पे थोड़ी ऑडियो वीडियो कुछ नहीं था, एक ऐसा पर्चा मिलता तो उसमें सो गया ये जहाँ ऐसा रीड करते थे, ना अंतरा ना मुकड़ा ना कुछ। स्टेज पे से गा के जब नीचे उतरा, सब दोस्त लोग हंसे मेरे पे, मैं बोला सालो मैं गया तो सही स्टेज पे। फिर रनिंग रेस सब में पार्टिसिपेट किया, किसी में भी। फिर स्पीच कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन में जाता था, रट्टा मार के जाते थे। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो वी आर गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट टीचर्स डे। 2000 के क्राउड को देखा, भूल गए, ऐसा कम से कम मैं स्टेज पे 6 बार जाके भूला, 6 बार जाके भूला। लेकिन मुझे वो बचपन से याद है, पार्टिसिपेट कर, डोंट बी ए स्पेक्टेटर, पार्टिसिपेट करते करते कभी स्कूल में कोई अवार्ड नहीं मिला, कॉलेज में कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन आज मैं इंटर स्कूल कंपटीशन का जज हूँ। स्पीच कंपटीशन और ये सब जगह पे, टेडेक्स पे बात किया मैंने, दुनिया भर पे। आज मैं पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप्स में लेता हूँ, और लोग बोलते हैं कि सर तुम जब बोलते हो तो अलग ही मज़ा है। हाँ। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब स्टेज पे जाके मैं हारा था। हारे थे तो ज़िंदगी में हारना सिखाओ, पार्टिसिपेट करना सिखाओ। तो बच्चे जब कॉलेजेस में जाते हैं 5 साल 6 साल जो भी, मैं बोला देखो तुमको पढ़ाई नहीं समझती है ना, चलेगा। कुछ लोग को पढ़ाई समझती है, सीए बनते, सीएस बनते, नीट जेडब्ल्यू, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहिए। मैं कभी बच्चों को ये नहीं बोलता यार आईआईटी मत क्रैक कर यार, आईआईटी की ज़रूरत है, लेकिन तुमको ना तुम्हारा एक गट फीलिंग बोलता है यार अपने बस की बात ये नहीं, तो तुम्हारा गट फीलिंग को सुनेगा ना, और फिर ऐसा फिर भी आइडेंटिफाई कैसा करोगे? तो ऐसे अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते करते देखो, जब तक मैं गा के नहीं देखूंगा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा मेरे अंदर एक सिंगर है, भाग के नहीं देखूंगा तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा मेरे अंदर एक स्प्रिंटर है ना, तो मेरे को करके देखना पड़ेगा। तो फिर वो टैलेंट फिर विदाउट एनी साइंटिफिक मेथड, हमारा तो साइंटिफिक था नहीं, हमारा तो साइंटिफिक था नहीं, ऐसा करते 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 बोलते हैं ना, फिर वो जब अंदर का टैलेंट बाहर निकला तो आई एम एजुकेटेड, दूसरे सब लिटरेट। 10th के बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन, ऑल आर लिटरेट, बट आई एम एजुकेटेड। हाँ, दोनों में बहुत फर्क है। लता मंगेशकर नेवर वेंट टू स्कूल माइट बी, बट शी इज एजुकेटेड बिकॉज शी रिमूव्ड द टैलेंट ऑफ सिंगिंग विच वॉज इनसाइड हर। सचिन तेंदुलकर 10th स्टैंडर्ड माइट बी 10वीं तक पढ़ा, बट ही रिमूव्ड द हैंड आई कोऑर्डिनेशन बोलते हैं उसको, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहते हैं। उसने उसका अपने टैलेंट को बाहर निकाला। कहाँ से कहाँ? AR रहमान 9th स्टैंडर्ड फेल मैंने सुना था, पीछे बैठ के ऐसा बेंच बजाता था, उसको स्कूल से निकाल दिया, अभी तबला बजा के कहाँ से कहाँ निकल गया। उसने अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकाला। और जिनका भी नाम मैं ले रहा हूँ, धीरूभाई अंबानी भी 10वीं फेल थे, लेकिन उन्होंने बिजनेस एक्यूमेन बोलते हैं उसको, बिजनेस एक्यूमेन, समझ, टैलेंट को बाहर निकाला। जितने भी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ सब सक्सेसफुल है। हाँ सर, तब सक्सेस बिकॉज सब लोग ने ये टैलेंट को बाहर निकाला। तो एज अ पेरेंट, जब पेरेंटिंग की बात करते थे, पेरेंट को देखने को आना चाहिए। नहीं है तो फिर साइकोमेट्रिक असेसमेंट है, लेकिन बच्चों को एक्सपोजर देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं सीए बना तो तू भी सीए बन, नहीं चले। अपने चॉइसेस बच्चों के ऊपर मत थोपो। इसके लिए खलील गिब्रान का 2 लाइन है, योर सन्स एंड डॉटर्स आर नॉट योर्स, दे कम थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू, दे कम थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू। आप दोनों एक जरिया है उसका दुनिया में आने का। दे कम थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू। डोंट गिव योर थॉट्स बिकॉज दे हैव देयर ओन थॉट्स, दे हैव देयर ओन ड्रीम्स, दे हैव देयर ओन थॉट्स।
वेरी ट्रू सर। ये जो पार्टिसिपेशन की बात कर रहे थे ना, ये पॉडकास्ट की पार्टिसिपेशन है ना, ऐसी स्टार्ट हुई थी। मैं मेरी छोटी सी जर्नी बताता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। जब मैंने मुंबई शिफ्ट किया था 2004 में, और मैं एपिसेंटर टेक्नोलॉजीज में जॉब करता था, तब हम दोनों का अफेयर चल रहा था। वी हैड जस्ट मेट इन 2002 और हमने 2005 में शादी करी। तो वो टाइम पे मुंबई से लेके नासिक एवरी टाइम में ट्रैवल किया करता था। एवरी वीकेंड, सैटरडे संडे छुट्टी, चलो इसको मिलने के लिए जाते हैं। ये वाला एटीट्यूड कि अगर टाइम स्पेंड करना है सैटरडे संडे तो अन्नू के हाथ में टाइम स्पेंड करना है, ट्रैवल करो। एक दिन ट्रैवल करते वक्त मुझे व्हीकल्स मिले नहीं, ट्रैफिक जाम थी, तो मैंने लिफ्ट ले ली। लिफ्ट ली तो मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिले सर वो टाइम पे। मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में था। अच्छा, मैं उनके साथ में बैठा और मैंने अपने आप को पोर्ट्रे करके ऐसे बताया कि सर मैं एपिसेंटर टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ, लेकिन मेरा एक ड्रीम है कि फ्यूचर में जाके मैं लोगों के इंटरव्यूज लूँ। तब पॉडकास्ट वॉडकास्ट एक नहीं, concept नहीं था सर, इंटरव्यूज होते हैं। तो मैं फ्यूचर में जाके लोगों के इंटरव्यूज लूँ। मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, उन सवालों के जवाब आप दो सर, और एंड में मुझे बताओ विल आई बी एबल टू डू दिस एक्टिविटी और नॉट। एंड मेरा नॉर्मल ग्रेजुएशन हुआ था सर, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एल्डरली पर्सन, मैं कितना 22-23 साल का रहूँगा ना, 23 ईयर्स की मेरी एज, तो मेरे सामने एक ऐसा इंसान बैठा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एल्डरली है, मैं उसको सवाल पूछ रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग था। ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई एंड इट टुक ऑलमोस्ट 23 ईयर्स फॉर मी टू गेट स्टार्टेड। तो ये पार्टिसिपेशन तब किया था जिसका फल अभी मिल रहा है। तो सर जो आपने कहा ना, पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमको पार्टिसिपेशन करते टाइम फल की चिंता नहीं करनी चाहिए सर। जस्ट गो डू इट। What you invest in it sir? टाइम और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करते उससे क्या होता है, डर निकल जाता है। हाँ, बोलते ना बेशर्मिंदगी, मतलब मैं तो बच्चों को बोलते बेशर्म बनो, जाओ पार्टिसिपेट करो, लोग हंसेंगे, हंसने दो, क्या फर्क पड़ता है, हंसने दो, उनका काम है। अपन तब जाके तो बोलते ना डर के आगे जीत है। तो जब वो डर का ढक्कन निकलता है तो जीत होती है। तब मुझे फिर चैलेंजेस लाइफ में बहुत आए, लेकिन मेरे इस टैलेंट ने मेरे को जिंदा रखा हमेशा। क्योंकि मुझे एफर्टलेस है। लोग कोई दिन में मैं 5 सेशंस लेता पब्लिक स्पीकिंग का, मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मेरे 5 सेशंस चलते हैं। फर्स्ट सेशन में भी उतनी एनर्जी, लास्ट सेशन में भी उतनी एनर्जी। तो लोग बोलते सर ये कहाँ से लाते हैं? मतलब ये मेरा एफर्टलेस है। एफर्टलेस, देखो 2 तरीके की पढ़ाई होती है, एक टैलेंट होता है, एक नर्चर और एक नेचुरल। एक है नर्चर और एक नेचुरल। तो अब वही बता रहे थे ना कि पेरेंट को कैसा समझेगा कि क्या है कैसा। तो जैसे कि मुझे 10th में 148 मैथ्स में आया, 147 साइंस में आया, तो 150 में से, यानी कि अच्छे खासे मार्क्स आए। इंग्लिश, हिंदी, मराठी में मेरे को 71, 72, 73 100 में से, यानी कि प्रीडोमिनेंटली मेरे लैंग्वेजेस में कम मार्क है। तो एज ए पेरेंट तुम क्या सोचोगे, यार इसका सब्जेक्ट तो मैथ्स एंड साइंस है, डाल दिए मैथ्स में, साइंस में आ गया। लेकिन मेरा मैथ्स एंड साइंस कैसा डेवलप हुआ, माई मदर इज अ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो शी वॉज वेरी गुड इन टू मैथ्स। तो रोज घर पे बिठा के 1 घंटा मैथ्स, बाकी सब्जेक्ट पढ़े ना पढ़े, मैथ्स एंड साइंस, तो रोज प्रैक्टिस करते 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 मेरा मैथ्स स्ट्रांग हुआ। सो मैथ्स इज नर्चर्ड इन मी, ठीक है। बट इंग्लिश, हिंदी, मराठी बगैर पढ़ के मैं 71, 72, 73 लाता था। सो इंग्लिश, हिंदी, मराठी इज नेचुरल टू, एफर्टलेस है मेरे लिए। लेकिन कोई टीचर ने, कोई पेरेंट ने देखा नहीं कि भाई इसका लैंग्वेजेस अच्छा है। मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरा लैंग्वेजेस अच्छा है, आइडेंटिफाई बताने वाला नहीं है। उस टाइम पे 80+ लाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, यही रहता था ना। मतलब ये 2 ही चीज था। डॉक्टर ने तो इंजीनियर, क्या बनोगे मुन्ना, क्या बनोगे, मम्मी कहती बनो डॉक्टर, पापा कहते बनो। एक सीरियल आता था, क्या बनोगे मुन्ना, तो ये सीरियल होता था तब उस टाइम। तो ये 2 ही चीज ऑप्शन थे, इसके अलावा बाकी सब कुछ नहीं था ना। तो फिर वो नहीं मालूम था अपने को। तो फिर बाद में मालूम पड़ा कि नेचुरल है। मेरे लिए इतना नेचुरल है बोलना, मतलब मैं दिन भर बात कर सकता। वो कहाँ से आता है, नेचुरल है। तो इट बिकम्स एफर्टलेस। दैट इज द ओनली डिफरेंस। नर्चर करोगे तो भी, नेचुरल, दोनों भी करियर बन सकता है, लेकिन नर्चर में मेहनत लगती है और इसमें एफर्ट कम लगता है। एफर्टलेस मुझे, और जब से चैट जीपीटी आया है बहुत एफर्टलेस हो गया सर। मैंने तो मतलब पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, लेकिन पहले मेरे पास रेस्ट्रिक्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे, क्योंकि रिसर्च करना पड़ता था ना, ये ऐसा ऐसा। तो मैं बोलता देख भाई मैं इतना ही ले सकता हूँ, इतना ही बोलूँगा, ये टॉपिक पे बोलूँगा। अभी तो मैं बोलता तुझे कौन सी टॉपिक पे चाहिए तू बता, मैं बात करता हूँ, तू कंटेंट देगा। ये बोलने को मुझे आता है, हाँ बोलने मुझे आता है, अपने पास ये है, वो स्किल है। वो क्या मालूम कहाँ से कुछ ना कुछ तो निकाल के मैं बोल देता हूँ।
भाई कंटेंट अभी तो मैं मतलब मार्केट ही पूरा ओपन है ऐसा। प्रॉम्प्ट दो, बस पूरी की पूरी सब कुछ मिल और जाएगी। भले देखो वो तो चैट जीपीटी है, वो देगा कुछ भी प्रॉम्प्ट, लेकिन अपना एक एक्यूमेन होता है, ह्यूमन एक्यूमेन। मैं तो चैट जीपीटी को भी मात देता हूँ, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ फिर उसके कंटेंट को दोनों को मिला के ऐसा डिलीवर तैयार करता हूँ। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ चैट जीपीटी है जनरेटेड बाय प्रेजेस्ट्रॉस्की है, जीपीटी मतलब जनरेटेड बाय प्रेजेस्ट्रॉस्की। उसको भी प्रॉम्प्ट देना भी हमारा हाथ में हाँ, रहता हमारा ह्यूमन ही है ना, हाँ वो ह्यूमन ही हमको ही है, करना जो कुछ भी है तो वो अलग ही मैं जब देता हूँ। अभी एक बंदे ने एक मैसेज भेजा कि सर इसका आप जो है, उसने एक मैसेज बना के भेजा, बोले सर इसका मैसेज और बनाओ। मैं बोला तूने बनाया ना, लेकिन नहीं सर आप बनाते हो ना, वो अलग ही मैसेज आता है। हमारे मैं भी होता है ऐसा। मैं फिर वो अलग बात करता हूँ ना, मेरा विजन अलग है, तो उस हिसाब से अलग क्रिएट होता है सर। सर थोड़ा टॉपिक को शिफ्ट करेंगे। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग और फ्रेंडली पेरेंटिंग दोनों में क्या डिफरेंस है, और एक डैड ने किस चीज़ को अपनाना चाहिए? देखो ये मेरे विचार है, बिकॉज ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है। मैं इसके अंदर इसको बोलने के लिए 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। एक होता है अथॉरिटेरियन पेरेंट, जो आपने कहा स्ट्रिक्ट पेरेंट। अथॉरिटेरियन पूरी अथॉरिटी अपने बच्चों को दिखाता है। दिन में 10 कॉल करेगा, किधर है, कहाँ तक पहुँचा, अभी क्या कर रहा है, टिफिन खाया कि नहीं, इतना मतलब बच्चे Control. को हिलने नहीं देते। मतलब आप हंसोगे, बोलेंगे नहीं सर ये तो झूठ है। मेरे साथ एक बंदा काम करता था, उसकी मम्मी दिन में कम से कम 40-50 कॉल करती। अंधेरी से हम लोग ट्रेन पकड़े, थोड़ा सा आगे के वापस, किधर है, जोगेश्वरी कैसा पहुंचा, अब अंधेरी से निकल गया था ना तू, बोरीवली आने तक कम से कम 8 कॉल। अरे बाप रे, और ये गधा सब फोन उठाता है। आदत है ना। हाँ वो वैसा कुकून हो गया है वो अथॉरिटेरियन। इसमें तो बच्चों का आत्मविश्वास की टूट जाता है। धज्जियां उड़ जाती। दूसरा होता है नेग्लिजेंट पेरेंट। बच्चे पेरेंट को मालूम ही नहीं बच्चा क्या कर रहा है। एक बार एक स्कूल में था, मेरा ड्यूटी था, स्कूल में पढ़ाता था, तो ओपन हाउस होता है ना जिसमें बच्चे लोग रिजल्ट्स के लिए आते हैं। तो मुझे ड्यूटी दिया गया था कि जो भी पेरेंट्स आएगा उनको बताने का कि कौन सी स्टैंडर्ड में कौन सी बच्चे कौन सी स्टैंडर्ड, मतलब रिपोर्ट किधर में। तो एक फादर आया, बोले राकेश जैन किधर, राकेश जैन का क्लास कौन सी है, तो मैं बोला कौन सी स्टैंडर्ड, बोले 7th स्टैंडर्ड। मैं बोला देखो 7th ए है, ये बी है, जाइए। वो गया उधर में, नाम ही नहीं था उसका। वापस आया, बोले नहीं उसका नाम ही नहीं है, काम करो अपनी वाइफ को फ़ोन करो कौन सी स्टैंडर्ड में, पहले वो पूछा तो बोले 10th स्टैंडर्ड। ओह, फादर को मालूम ही नहीं बच्चा 7th में कि 10th में। नेग्लिजेंट पेरेंट। 11:30, 12, 1-1 बजे तक बच्चे बाहर भटकते हैं, व्हीली चलाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं सोसाइटी को, बॉयज़ लोग स्पेशली। मतलब मैं वो पेरेंट को बोलता हूँ कि यार इतने बजे तक तो सोसाइटी छोड़ दिया बच्चे लोग को। नेग्लिजेंट पेरेंट्स आर नॉट बॉदर्ड कि बच्चे क्या कर रहे हैं, दे आर बिजी। तीसरा होता है सबमिसिव। बच्चे ने जिद किया, दे दिया, सरेंडर कर दिया। सब सरेंडर, उसको मैं सुरेंदर बोलता हूँ। सुरेंदर हो गया वो। इधर जिद किया, उधर सब कुछ ला के देगा, सब कुछ ला के, तो सरेंडर। तो उसमें बच्चे फिर क्या होते हैं मालूम है, तुमसे प्यार बहुत करेंगे लेकिन तुम्हारी बात नहीं नहीं मानते। भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि तुमने उसको सर पे चढ़ा दिया। तो सरेंडर, इसकी सबमिसिव पेरेंट। चौथा होता है अथॉरिटेटिव पेरेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अथॉरिटेरियन एंड अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव पेरेंट क्या करता है, बच्चों को ताकतवर बनाता है। अथॉरिटेटिव यानी कि अथॉरिटी बनाता है डिसीजन मेकिंग से। एक है कि मैं तेरे पे थोप रहा हूँ, एक है कि मैं तुझे बता रहा हूँ कि तू क्या कर सकता है। ये मैं ऐसा हूँ। उसको बैलेंसिंग, मतलब वो अथॉरिटेटिव पेरेंट क्या करता है, फ्रीडम भी देता है लेकिन लिमिट भी लगाता है। मैं ऐसा हूँ, सही। फ्रीडम देना और दायरा भी लगा। 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे सर मेरा लड़के को ना खेलना बहुत, मतलब खेलने कुछ, और मैं खुद पढ़ के नहीं हुआ, चलेगा खेलने जा, पढ़ाई तो कर लेंगे। उसका टाइमिंग है इवनिंग 7:30 to 9, क्योंकि सोसाइटी के बच्चे लोग ट्यूशन से जाके वही टाइम पे आते। तो ही हैज़ द राइट टू प्ले फ्रॉम 7:30 to 9। 9 का 9-5 अलाउड नहीं है। अच्छा, एक दिन वो 9:10 को आया। मैं बोला 9 बजे बोला था ना,
अरे वो घड़ी नहीं थी पापा, तो कैसा मालूम पड़ेगा 9-10 में? बोला वॉचमैन के पास है घड़ी। बोला अभी तू कल नहीं जाएगा, मैं तुझे खेलने दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ ना, खेलने के लिए अलाउड है खेलना, लेकिन सबका एक टाइम है। टाइम है। तो बराबर 9 बजे। सो गिव द फ्रीडम एट द सेम टाइम रिस्ट्रिक्शंस। तो अथॉरिटेटिव पेरेंट, और अथॉरिटेटिव पेरेंट बच्चों को पावरफुल बनाता है। एग्जाम्पल जो मैंने, इसका भी एक यूट्यूब वीडियो मैंने बनाया, अचार की बरनी। तो उस दिन मैं और मेरा लड़का खाना खाने बैठे थे, तो 3.5-4 साल का था। तो अचार हमको पसंद है, तो अचार लेने को भूल गया। तो उसी ने बोला कि पापा मैं अचार लेकर आऊँ क्या? मैं बोला लेकर आ। पापा मैं खोलूँ क्या? तो मैं बोला खोल। उसने 2-3 बार ट्राई किया, उससे नहीं हो पाया। पापा मेरे बस की बात नहीं। तो मैंने बोला देख तू खोल पाएगा, व्यू नकोस में तुझा पाटिश है। फिर मैंने उसको सब टेक्निक बताया। खाना छोड़कर हम लोग अचार की बरनी खोलने में लग गए। करते करते 12वें बार मैं बैठ के गिन रहा था, 12वें बार बराबर उसने ओपन किया। उसके चेहरे पे स्माइल। क्या बढ़ा उसका? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है माय फ्रेंड्स? यही फ़र्क पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों में। अब मैंने क्या किया, उसको अथॉरिटी बनाया। आई मेड हिम एन अथॉरिटी, तू कर सकता है। दूसरा कोई भी पेरेंट रहता था ना, एक अचार की बरनी खोलने नहीं आता है, ढक्कन, एक ढक्कन नहीं खोल सकता है, ढक्कन है तू, जिंदगी में तेरे से कोई ढक्कन नहीं खुल पाएगा। ऐसे सिर्फ डायलॉग नहीं। हाँ मानते सर। तो बच्चा क्या सोचता है, साला मैं अचार के ढक्कन नहीं खोल सकता तो जिंदगी के ढक्कन कहाँ से खोलूंगा? मैं ढक्कन हूँ, मेरे माँ बाप मेरे को ढक्कन बोलते हैं। और कितने सारे, और मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि कभी भी बच्चों को ना अपने पेट नेम से नहीं बुलाने का। ए पपलू, हाँ तो जिंदगी भर पपलू रह जाएगा। हाँ। ए छोटू, अपलू, पपलू, चप्पू, गप्पू, अरे तो तुम उसको ना अपने नाम से बुलाने का। ब्रजेश, राजेश, तो उसको क्या ऐसा फील करेगा, उसका अस्तित्व ऐसा है। तो अथॉरिटेटिव पेरेंट बच्चों को अथॉरिटी बनाता है, अथॉरिटी तू कर सकता है, और साथ साथ में दायरा भी डालता है। तो सबसे, जैसे कि आपने सवाल पूछा कि स्ट्रिक्ट रहूं कि फ्री रहूं, तो जब स्ट्रिक्ट रहोगे तो बच्चा कमज़ोर होता है, फ्री रहोगे तो फिर वो सर पे चढ़ जाता है। दायरे नहीं है ना, तो फिर वो हाथ से निकल जाता है। हम लोग ग्राफोलॉजी में एक मार्जिन कहते हैं, जिसे हम आइडियल लेफ्ट मार्जिन कहते हैं। लेफ्ट के तरफ जो भी पेपर में लिखते टाइम लेफ्ट की तरफ, बहुत लेफ्ट की तरफ लिखेगा, वो अपने रूट्स के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहेगा, और रूट्स का उसके ऊपर बहुत असर रहेगा, अपना डिसीजंस नहीं ले पाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से बहुत दूर लिखते हैं, तो रूट्स को छोड़ देते हैं, अपनी जिम्मेदारी में देख लूँगा। तो जो लोग रूट से बहुत दूर चले जाते हैं, यू गो टू अमेरिका, वहाँ पे रूट्स के साथ रहने का कल्चर नहीं है, तो उधर सब बच्चे बिगड़े हुए। प्रीडोमिनेंटली वहाँ के बच्चे ड्रग्स में, बंदूकों में, इसमें रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि रूट्स का साया नहीं। लेकिन कुछ लोग, इंडिया में रूट्स के साथ रहने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन रूट्स के साथ दबाव भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उसके अंदर एक आइडियल लेफ्ट मार्जिन कहते हैं, जो रूट्स में जो अच्छाइयाँ हैं वो लो, और खुद का भी फ्रीडम रहना चाहिए। हाँ, दोनों रहना चाहिए। तो बैलेंसिंग लाइफ का सबसे, टेक व्हाट इज बेस्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, डोंट टेक व्हाट इज रॉन्ग इन देम, वर्स्ट इन देम, टेक व्हाट इज बेस्ट एंड डू योर बेस्ट। तो बैलेंस आउट जब करेंगे ना, तो सबसे बेस्ट होता है। टोटल स्ट्रिक्टनेस डिस्ट्रॉय कर देता है, टोटल फ्रीडम डिस्ट्रॉय कर देता है। टोटल फ्रीडम दे दो, देखो फिर सुनेगा ही नहीं, सुनते ही नहीं है ना। तो लिमिटेशंस में बैलेंस आउट करना, मैं टीचर्स को भी यही बोलता हूँ कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इफ़ यू आर अ टोटल ब्राह्मण, सर पे चढ़ के नाचेंगे। क्योंकि मैं बहुत क्षत्रिय था, मतलब पढ़ाने में, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट, मतलब बच्चे मेरे 10वीं सीखने के बाद मेरे से कभी मिलने ही नहीं आते थे, क्योंकि बोले यार ये तो मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट था ना, तो लोग आज भी डरते थे। फिर मैं बोला नहीं यार चलो थोड़ा लीनियंट बनते, लीनियंट बढ़े तो सर पे चढ़ गए, नाचने लग गए। तो मैं बोला अभी अपने को बैलेंस करना। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब रखते हैं ना, तो तुम्हारी वैल्यू बनी रहती है। ऐसा है। तो बोलते हैं ना, कीप सेफ डिस्टेंस, हर चीज़ में सेफ डिस्टेंस होना चाहिए। कीप सेफ डिस्टेंस, जिसके वजह से एक स्टेटमेंट हमेशा कहता हूँ कि इतने भी दूर मत जाओ कि एक दूसरे से हाथ ना मिला सके, और इतने भी करीब मत आओ कि एक दूसरे को पहचान ही ना सके।
अगर कोई इंसान इतना नज़दीक खड़ा है तो मैं तो उसको पहचान ही नहीं पाऊंगा ना। तो कुछ पेरेंट्स लोग लिमिट क्रॉस कर देते हैं, बहुत प्यार कर देते हैं, तो वैल्यू हो नहीं, जाते हैं। और कुछ पेरेंट्स बहुत दूर रहते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, तो उससे भी तकलीफ हो जाती है। सर इसी नोट के ऊपर आज का एपिसोड हम एंड करते हैं, बिकॉज हमारे पास में टाइम की बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है, और हम जानते हैं कि अगर आपके साथ में एपिसोड करना है तो 3-4 घंटे भी कम पढ़ने वाले हैं। अगर आप एक पेरेंट हो, आपका बच्चे के लिए अगर आप एक पेरेंट हो, आप बच्चों के लिए एक पेरेंटिंग के लिए कुछ सजेशन जानना चाहते हो, आप पहचानना चाहते हो कि अगर आप आपके बच्चे को नहीं समझ सकते हो, कुछ इश्यूज है बच्चे के रिलेशनशिप में, आपके साथ में कम्युनिकेशन गैप है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्रजेश सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट टैलेंटेड पर्सन्स इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। कनेक्ट विथ हिम। आपके बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इनके एक कोर्स को अटेंड करो, देखो आपकी लाइफ 100% ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हमने आज बहुत सारी लर्निंग सर से ली है, और जो चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट नहीं की है आज तक हमारे लाइफ में, सर वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे हम दोनों। सबसे पहली बात तो हमें बच्चों को नहीं बदलना है, हमें खुद अपने आप को बदलना है, वो हमें सर से सीखना है। हाँ, हम कोशिश करते थे सर कि मैं बच्चे को चेंज करने की कोशिश करता था, कभी कभी ऐसा होता था, पर मुझे रियलाइज हो जाता था आई एम रॉन्ग इन दिस वे, बट सर से ये क्लैरिटी मिली। देखो हर एक पॉडकास्ट से क्लैरिटी देके जाता है, हर एक पॉडकास्ट से एक एजुकेशन देके जाता है हमें, और वो सीख हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले वाले पॉडकास्ट में और हम दोनों की लाइफ में। आज सर आपसे बहुत वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन हमें मिली। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन द शो सर। बहुत मज़ा आया आपके साथ में बात करके, और मैं आपको बताना चाहूँगा पहला ऐसा पॉडकास्ट है हमारा जहाँ पर एक भी रीटेक नहीं हुआ है। हाँ कंटिन्यू जब से स्टार्ट किया तब से चल ही रहा है, और अब टाइम का भी पता नहीं चला एक्चुअल में। वो सर ने ना, सर से जब मेरा कनेक्ट हुआ था ना कॉल पे, सबसे पहला जब हमारा कॉल हुआ था, तो सर ने कहा था कि अमर मेरा 12 आवर्स का कंटिन्यूस सेशन रहा है ना, और 12 आवर्स के कंटिन्यूस सेशन में मैंने कहा था सर मुझे 12 आवर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो 12 आवर्स में से बेस्ट 1 आवर चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है वो बेस्ट 1 आवर था सर। और ये एपिसोड अगर कोई पूरी तरीके से देखेगा स्टार्ट से लेके एंड तक, बहुत वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी, एंड आई एम श्योर ही विल कनेक्ट विथ यू। यू शुड कनेक्ट विथ सर रिगार्डिंग द पेरेंटिंग टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो सर। थैंक यू सर। और एक सवाल मैं आपको सर लास्ट पूछना चाहूँगा, एक ऐसी एडवाइस जो आप हम दोनों को देना चाहते हो हमारे फ्यूचर को चेंज करने के लिए, तो क्या होगी? आपकी पर्सनल लाइफ? नहीं, जो हमारी पॉडकास्टिंग वाली लाइफ है उसके लिए। देखो मेरा तो एक ही हमेशा एडवाइस होता है कि अभी पॉडकास्टिंग आप कर रहे हो, बहुत अच्छी रिस्पॉन्स, मतलब जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि इट इज़ नॉट ईजी टू रन सच पॉडकास्ट, मतलब कितना एक्सपेंसेस इसके अंदर चला जाता है, मेनी सच थिंग्स। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही वैल्यू एडेड सेशन। देखो क्या होता है ना कि ये पॉडकास्ट के ज़रिए कौन किधर पे क्या सुनता रहेगा और कौन सी चीज़ किसको स्ट्राइक करेगी ना, दैट वन लाइन वुड बी इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ। जैसे कि मैंने तभी कहा था कि व्यू नकोस में तुझा पाटिश है, वो लेडी ने जाके उस बच्चे को बोल दी, रोज बोलते रहती है उसको, तो तुमको मालूम नहीं तुम कर क्या रहे हो। तो ये जो आपने ये जो सीरीज़ चालू की है, जैसे कि आप रियल एस्टेट में हो लेकिन उसमें से इधर आए, तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। बस मेरा तो जनरली एक ही सजेशन होता है, मैं लाइफ में हमेशा हर जगह देता हूँ कि स्टॉप ब्लेमिंग। लाइफ में कुछ भी घटना घटी या कुछ भी गड़बड़ हुआ तो स्टॉप ब्लेमिंग। दूसरा है लुक इनटू द मिरर, कि मतलब इससे बेहतर क्या हो सकता था, कहाँ मेरी गलती हो गई, मतलब इस घटना में जो गड़बड़ हुआ उसमें मेरी क्या गलती हो गई। तीसरा है इंजीनियर सॉल्यूशंस, उसको और अच्छी तरीके से कैसे इम्प्रूव करो। लाइफ में 3 चीज़ अगर हर एक इंसान ने एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ पॉडकास्टर, एज अ ह्यूमन, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन पर्सन, ये 3 चीज़ ही याद रखने हैं। और आई एम श्योर हम तीनों चीज़ें हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं सर। हम बस तो क्या होता है ना, फिर हम किसी को देखते, फिर वो कंपैरिजन है ही नहीं, फिर हम तो ये देखते कि हम पहले से बेहतर क्या कर रहे हैं, कहाँ गलतियाँ और क्या बेस्ट दे सकते हैं। मैं कहीं भी मैं भी ना भी 1,000 लोगों का इवेंट करता हूँ। हमारा कोचिंग क्लासेस का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। सो मैं और मेरी तनास जो हम लोग साथ में बैठते हैं, इवेंट ख़त्म होने के बाद ये देखते कि आज दिन भर में क्या गलतियाँ हुई। देखो दुनिया के लिए ना वो प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त रहता है,
दुनिया बोलती है अरे सर क्या जबरदस्त था सर, बहुत मजा आया। लेकिन हमने भी हमको मालूम है, मिस्टेक हमको हमें मालूम पता है होती कि है भाई ये 4-5 चीजें जो है हम लोग ने क्या क्या हाँ, इसमें गड़बड़ हमें किया। सुधरना चाहिए, पता होता हाँ, तो हम लोग का वो लिस्ट रहता है। उस दिन हम लोग रविंद्र नाट्य मंदिर में थे, सब लोग 2 बजे चले गए, वी वर सिटिंग टिल 6 o'clock। टू आइडेंटिफाई उधर ही हाँ, मतलब आज ही डाल दो दिमाग में कि कहाँ गलतियाँ हो गई, नेक्स्ट टाइम ये नहीं तो तुम कल पे चले गए ना, चलती रहेगी। तो वो डिलीट हो गया ना, होगा ही नहीं, डिलीट हो गया, और चला तुम्हारे गया। माइंड से निकल गया। चलो, तो हम राइट बात पे जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन Thank you, दिस शो thank सर, you, हैव अ Thank ग्रेट you, डे। sir. थैंक्स।